मन दुखी भी होता है, हँसता हूँ ज़रूर लेकिन हँसता हूँ उस हँसी के पीछे दर्द है। तो बिल्कुल सच आपको बताऊँ कि ये सब आजकल धंधा चल निकला है। तभी छोटे से बच्चे की रुलाई छूट जाती है, हम्म। वो अपना शौक जब पकड़े पढ़ाई छूट जाती है। उलट पलट पढ़ते रहे जीवन के अध्याय, निज अनुभव ही श्रेष्ठ है पुस्तक का पर्याय। मैं बिल्कुल स्पष्ट ही बोलता हूँ, इसलिए बहुत बार बहुत लोगों की नजरों में चुपता हूँ कि हम सुबह से लेकर शाम तक घूमे थे और हम सिर्फ वहां पे 20% घूम पाए। तो मैं केमिस्ट्री में 1 नंबर से फेल हो गया। कहते हैं कि किताबें उन लोगों के लिए हैं जो चाहते हैं कि वे कहीं और हों। मार्क ट्वेन ने यह कहा है। किताबों से किताबों के पढ़ने वालों का एक अलग लगाव होता है। हालांकि मैं वो सही व्यक्ति हूं कि नहीं जो इस विषय पर बात करूं या इस विषय पर चर्चा करूं, ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि उस्तादों के उस्ताद यहां पड़े हुए हैं। पर फिर भी मेरे पास ये आज मौका मिला। आज का दिन एक विशेष है, एक विशेष शख्सियत के साथ में इस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं कि विश्व पुस्तक दिवस आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है, या इसका उद्देश्य क्या है। एक साहित्यकार और एक विचारक की दृष्टि से जब हम जानेंगे उन शख्सियत से इन सारे सवालों के जवाब, तो कुछ अलग जानने और सुनने और सीखने को भी मिलेगा। वैसे विश्व पुस्तक दिवस 1995 में यूनेस्को ने अनाउंस किया था, और ये विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डे सर्वेंट्स जैसे महान लेखकों साहित्यकारों के सम्मान में प्रारंभ किया गया था। ये उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया था। हर साल 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और अगर मैं 2025 की बात करूं तो इस बार की थीम है अपने तरीके से पढ़ना। यानी कि जब पढ़ने की आदत लगती है, उस बचपन की उम्र के लोगों को, बच्चों को और युवाओं को अपने तरीके से पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसकी थीम है। विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1995 में हुई थी। कॉपीराइट का भी सम्मान हो, बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान होता रहे। जो जो सहेज करके पुस्तकें हमारे सामने हमें हमें समर्पित कर गए हैं समाज को, उनको संरक्षित किया जा सके, इसके लिए भी ये दिन मनाया जाता है। और जहां तक मैं पढ़ने की बात करूं तो फिनलैंड वो देश है जिसे पढ़ने में सबसे आगे कहा जाता है। भारत की बात करूं तो थोड़ा पीछे है, लेकिन भारत में जो धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं उस मामले में टॉप 7 में अपनी जगह बना लेता है भारत। ये माना जाने लगा है कि पुस्तकें थोड़ी कम पढ़ी जाने लगी हैं। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इस विषय पर अधिक नहीं बोलता, लेकिन हाँ, जिनके साथ मुझे चर्चा करनी है वो एक बहुत ही विशेष शख्सियत हैं। वो एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। जब भी वो कुछ लिखते हैं, उनके उनके लिखी हुई बातों में कोई ना कोई संदेश निहित ज़रूर रहता है। वो समाज के लिए कुछ ना कुछ समर्पित कर देते हैं। कोई उन्हें दोहा सम्राट के रूप में जानता है, कोई उन्हें गज़ल लेखक के रूप में जानता है। 2 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इससे पहले कि मैं उनके बारे में बातचीत करता जाऊँ, मैं सबसे पहले उन्हें स्क्रीन पर भी आमंत्रित कर लेता हूँ ताकि आप उनके दर्शन कर लें। मनीष भैया, मैं प्यार से उन्हें मनीष भैया कहता हूँ। मनीष श्रीवास्तव उनका नाम है, और साहित्य की दुनिया में उन्हें मनीष बादल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति जैसे-जैसे ऊँचा बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो उतना ही सरल होता जाता है। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी बड़े व्यक्ति से या अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। बहुत सहज, बहुत सरल, इतनी मृदु वाणी में वे बात करते हैं कि बात मत पूछो। एक ट्रेन सफ़र के दौरान पहली बार मेरी इनसे फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हुई थी, और पूरे रास्ते के दौरान इनके पास फ़ोन आते जा रहे थे, और ये कुछ साहित्य के और भाषा के बारे में लगातार किसी न किसी को कुछ न कुछ बताए जा रहे थे। मैं जब-जब इनसे बात करने की कोशिश करता, तब तक फिर से कोई फ़ोन आ जाता, और अंत में जब मुझे चांस मिला इनसे बात करने का, तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये वे मनीष श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने सचिन चालीसा लिखी थी, और एक बार टेलीफ़ोन पर मेरा इनसे संवाद हो चुका है। भैया, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अली। बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा ही दे दिया अच्छा। लेकिन आपने जो पुस्तक के बारे में जो बातें बताई वो वास्तव में बहुत अच्छी हैं, लोगों को जाननी चाहिए थी और आपने वो सारी बातें बताई। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, आपसे जानना समझना है मुझे। और इससे पहले कि मैं वो संवाद शुरू करूँ, मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक तो गज़ल संग्रह है आपका, 2 मिसरों में,
जिसके बारे में मैंने फ़ेसबुक के ज़रिए ही मुझे पता चला था और फिर वो पुस्तक मैंने मँगाई भी सही, पढ़ी भी सही, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी। उसके बारे में मैं तारीफ़ करूँ इस लायक मैं हूँ नहीं, जो समझते हैं उस विधा को, वे आप वो समय प्रति समय उसके बारे में लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाल ही में आपकी जो दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, बादल बादल प्यास, जो आपका सही जो टाइटल जो साहित्य की दुनिया में आपका है, दोहा सम्राट, 700 से अधिक दोहे आपने उसमें लिखे हैं। आपका जो संकलन है उसमें प्रकाशित हुआ है। मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि वो रिसेंट में ही प्रकाशित हुई है और उस अवसर पर मैं आ नहीं सका था, उसके लिए माफ़ी भी माँगता हूँ। नहीं, सुन गए। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने पुस्तकों के बारे में बताया। क्योंकि अपनी व्यस्तताएँ होती हैं, ये मैं समझता हूँ, इसलिए माफ़ी की कोई बात नहीं है और कार्यक्रम होते रहते हैं, फिर कोई कार्यक्रम होगा, फिर आप आएँगे। ये ऐसा मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल भैया। पर भैया मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि जहाँ तक सभी जानते हैं ये बात कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कार्य करते हैं और एक तरफ आप साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। मतलब मुझे शायद ये शिकायत मुझे ही नहीं कइयों को ये शिकायत होगी कि जैसे ही वो लोग जॉब की दुनिया में प्रवेश करते हैं और जो 2000 का डिकेड था वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा था। सभी लोगों के जो जॉब्स थे वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट में लगे थे और जैसे ही जॉब्स में लगना होता है, लोगों के पास पढ़ने तक का समय समाप्त हो जाता है। आप साहित्य के क्षेत्र में न केवल सेवा कर रहे हैं, न केवल लिख रहे हैं, लगातार संडे की पाठशाला नाम से आपका जो लेख प्रकाशित होता है, उसके माध्यम से भी आप सीखने वालों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। लाइव आपके फ़ेसबुक लाइव आप करते हैं क्या ताकि सीखने वाले गज़ल की विधा में, दोहे की विधा में लिखने, कविता के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में जो सीखना चाहें, आपसे सीख सकते हैं। और हाल ही में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका एक कोर्स भी आने वाला है इसके ऊपर जिसमें आप प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ये बैलेंस कैसे हो जाता है? जहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ने-लिखने का समय नहीं मिल रहा, वहाँ आप साहित्य के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, बकायदा लिख रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। ये बैलेंस कैसे है? आपके इस सवाल से मुझे मेरा ही एक शेर याद आ गया अभी कि एक शेर कहा था कि चाह जहाँ पे होती बादल, राह वहीं निकलेगी। ये सबक तो अब तक हमको याद हुआ नहीं। तो जहाँ पे चाह होती है, वहाँ पे राह होती है, ये बहुत पुरानी कहावत है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी कॉर्पोरेट लाइफ में होंगे या कहीं भी जॉब करते होंगे, बिज़नेस करते होंगे, दिन भर में थकान बहुत होती है। जी, मेंटल प्रेशर होता है, कई बार फिज़िकल भी थकान होती है। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो बचपन का कोई शौक था आपका, आप याद करिए। जी, किसी को ड्राइंग में अच्छा लगता था, किसी को डांस अच्छा लगता था, किसी को गाना, किसी को कुछ बजाना, किसी को लिखना, किसी को पढ़ना, किसी को खेलना। आप उस शौक को लेकर के चलिए। आप देखिए कि जो आपके दिन भर की थकान होती है ना, वो आपको 50-60% तक कम करके दे देगी। ये अनुभव करके देखिए आप। वो मैंने समझा उस बात को और मुझे लिखना बहुत पसंद था। लिखने के साथ-साथ गिटार भी बजाता हूँ थोड़ा बहुत और गाने-वाने का भी शौक मतलब आप कह सकते हैं कि कलात्मक तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, कला की तरफ। तो मैं उससे अपनी थकान मिटाता था। सच बताऊँ तो सच्चाई यही है और वो धीरे-धीरे आदत में आ गया और कुछ माँ शारदे का आशीर्वाद था, कुछ लोगों का प्यार था कि मेरे लेखनी को लोगों ने बहुत प्यार किया। और उस प्यार से कुछ ऐसा हुआ कि फिर किताबें भी आ गई और बहुत सी उपलब्धियाँ लोगों को लगा तो बहुत से सम्मान अलग-अलग राज्यों में बुला के दिए लोगों ने। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ना कि सिर्फ़ आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं उससे, बल्कि साथ ही साथ समाज में भी आपका स्थान ऊपर होता है। जी, मैं एक आईटी कंपनी में हूँ, नेशनल हेड की प्रोफ़ाइल पे हूँ यहाँ पर और मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिलता हूँ ऑफ़िशियल, लेकिन मैं उन लोगों से कभी नहीं मिल सकता था, जिन लोगों से मैं साहित्य के माध्यम से मिलता हूँ। जी, और जी, बड़े लोग और ऊँचे लोग अपने-अपने क्षेत्र के। तब मुझे लगता है कि मैं नौकरी करके तो शायद वो मुकाम नहीं पाता, जो मुकाम मैं अपने साहित्य प्रेम से पा रहा हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ लोगों से कि अ, साहित्य मतलब जो मेरा शौक है, मेरा जो साहित्य है, उससे मुझे जो है शांति मिलती है और जो मेरा प्रोफ़ेशन है, उससे मुझे पैसा मिलता है। जी। तो पैसा भी ज़रूरी है, तो मैं इस तरह से बैलेंस करके चलता हूँ
और शाम को लिखने पढ़ने में समय थोड़ा जरूर देता हूँ मैं। अगर शाम को नहीं पढ़ पाया तो रात में पढ़ लेता हूँ या लिख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। कुछ नहीं हो पाया तो मैं अपना ही वीडियो लगा के सुनता हूँ या किसी और का वीडियो सुनता हूँ, तो मन को बहुत शांति मिलती वाह! है। इसे आप भी करके देखिए और इसको सुनने वाले भी ये करके देखें, उनको कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है भैया। आपने जो बात कही पैशन और प्रोफ़ेशन के बीच का बैलेंस रख कर के चलने की और खुद को चार्ज करना आपको जो शौक रहे हैं उनको फ़ॉलो करते हुए आप अपने आप को चार्ज भी कर लेते हो और शायद बहुत सारे लोग इसका प्रयास करते भी होंगे, करते भी हैं, मैंने भी किया है। पर फिर भी एक न एक एक की इसमें मिसिंग है, एक एक कुंजी इसमें मिसिंग है जो आपसे ढूँढनी ही पड़ेगी, पता करना ही पड़ेगा। वो ये कि थके-माँदे जब लौटते हैं अपने घर पर, तो घर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। बिना घरवालों के सहयोग के भी आप ये नहीं कर सकते। तो एक तो मैं हंड्रेड घरवालों परसेंट के सहयोग का पार्ट यहाँ पे जानना चाहूँगा और दूसरा घर की उन ज़िम्मेदारियों को फिर आप कैसे बाँटते या बैलेंस करते हैं, जिससे आप अपने शौक के लिए समय निकाल लेते हैं? ने बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं वाराणसी में था, मैं बेसिकली वाराणसी का हूँ और 2009 से भोपाल में रहता हूँ, मध्य प्रदेश जी, में। जब मैं वाराणसी में था तो मेरी वहां पे भी साहित्यिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे बहुत से मंचों पे बुलाते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे, बनारस भी साहित्य के लिए बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, तो बहुत से जी, लोग मुझे जानते थे। उस समय और छोटा था मैं, तो मुझे कहते थे कि लड़का अच्छा करेगा, कुछ वरिष्ठ लोग बोलते थे। लेकिन जब मैं भोपाल आया तो भोपाल 2009 में मैं वोडाफोन मोबाइल कंपनी जो थी, मल्टीनेशनल कंपनी इंग्लैंड, मैं उसमें पोस्टपेड बिजनेस हेड होकर के आया। और मेरी लाइफ बिल्कुल जो है पर्सनल लाइफ खत्म सी हो गई। मुझे लगा कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, रात में आता हूँ, उसके बाद कुछ करने को बचता नहीं है। मैं हुँ, लिखता पढ़ता था तब भी। मेरी मिसेज, घर का माहौल, आपने बोला घर में बहुत अच्छा माहौल होता है तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर वैसा नहीं है तो कई बार बिखर जाती है चीजें। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटियां, वो सभी मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। मेरी किताबों में भी लिखा है मैंने ये बात कि मैं अपनी बात जो लिखता हूँ किताब में, उसमें क्या लिखता हूँ मैं कि अगर मुझे ये सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जी, तो मेरी वाइफ ने ही मुझे निकाला, मुझे कहा कि आप इतना अच्छा लिख के डायरी में रख लेते हैं, थोड़ा बाहर हुँ, निकलिए। देखिए अखबारों में रोज यहाँ निकलता है कि आज हिंदी भवन में ये कार्यक्रम हुआ, उन्होंने ये सुनाया, आप क्यों नहीं जाते हैं? हमने कहा कि मेरे पास समय नहीं मिलता, अब संडे ही तो एक मिलता है, तो संडे में परिवार को देता था। तो ये बात मेरे परिवार वाले भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि मैं बहुत ही पारिवारिक आदमी हूँ और परिवार मेरे लिए सबसे ऊपर है। जी, इस बात का सम्मान मेरे घर वालों ने भी किया कि जो व्यक्ति परिवार को इतना सम्मान दे रहा है, तो इस व्यक्ति को जो है आगे निकाला जाए और क्या इनके जो अंदर जो एक चीज है वो बाहर आनी चाहिए, लोगों के बीच में आनी चाहिए। तो मेरी वाइफ ने ही मुझे कई बार कहा, तब मैं बाहर निकला। और बाहर निकला तो फिर भोपाल के लोगों में मैं ऑल ऑफ अ सडन सबके नजर में आया कि ये कौन गजलकार या दोहाकार है, जो कि अ, माँ शारदे का आशीर्वाद है कि मैं प्रस्तुति भी तरन्नुम से देता हूँ या अच्छी देता हूँ। तो लोगों की जी। नजर में आ गया मैं ऑल ऑफ अ सडन, और उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हो गया। तो परिवार का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर पाए। क्या बात है! और ये वो जी, चाबी है जो जो मिसिंग हो जाती है कहीं न कहीं, जब आपका समर्पण परिवार के प्रति होता है, तो परिवार का भी समर्पण आपके प्रति हो जाता है। ये एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। सुंदर बात आपने यहाँ पर बताई और इसे सुनकर के कई लोग प्रेरित होंगे और कई लोग मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में निकल सकते हैं इस छोटी-सी बातचीत से, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है। भैया आपने बताया कि आपकी जर्नी वाराणसी से शुरू हुई, हालाँकि मैं यहाँ पर एक बात डिस्क्लेमर कर देना चाहता हूँ कि मनीष भैया के साथ में एक बहुत ही डिटेल्ड पॉडकास्ट मुझे इनके विषय में और इनकी पुस्तकों के विषय में करना है। आज हम विश्व पुस्तक दिवस के लिए बैठे हैं, परंतु फिर भी यदि मैं इनकी बात नहीं करूँगा, इनको नहीं जानूँगा अच्छे से, तो ये सिलसिला थोड़ा-सा अधूरा-सा रह जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ वाराणसी की आपकी थोड़ी-सी जर्नी प्लीज़ विस्तार में बताइए और वो उस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर कीजिए कि कहाँ से आपको लिखने की प्रेरणा मिली? कहाँ से आपकी लिखने कहने की शुरुआत हुई, मंच की शुरुआत हुई? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पैदा हुआ बनारस में। बनारस में पढ़ाई हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना हो, तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ। क्या बात है! और परिवार में थोड़ा सा मेरे साहित्यिक माहौल तो नहीं कह सकते लेकिन सांगीतिक माहौल था। जी, मेरी माँ अभी 83 इयर्स की हैं, 83 साल की, और वो उस समय उन्होंने तबला का प्रॉपर कोर्स किया हुआ था। वाह! और मेरी 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी बहन, तीनों बहनें बड़ी हैं, फिर मैं हूँ, छोटा भाई ये थे। सबसे बड़ी बहन ने सितार का कोर्स किया, सेकंड नंबर की सिस्टर ने तबला का किया, थर्ड ने वोकल का किया।
मैंने और मेरे भाई ने कोई कोर्स तो नहीं किया, लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत हमें आता है, गिटार बजा लेता हूँ और जी। लिखने का शौक मुझे था। भाई मेरा पढ़ने बहुत अच्छा था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में, इंडिया की नंबर वन स्टील कंपनी है JSW जिंदल स्टील वर्क्स, वहां पे वो जनरल मैनेजर है, छोटा भाई मेरा। तो पापा मेरे स्टेट बैंक में थे, मदर खुद प्रिंसिपल थी स्कूल में। तो हम सभी लोग का माहौल बहुत अच्छा था और घर में पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं समय काफी निकल जाएगा। तो वहां से जो ये चीजें मिली, घर से जो मिली चीजें, वो धीरे धीरे बाहर भी निकल करके आई। आपने पूछा लिखने की शुरुआत, ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं शुरू में इसका उत्तर देने में झिझकता था। मुझे हम्म। लगता था मैं कैसे बताऊं, मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी सबके सामने, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, जो सच है वो सच आने दो, और शायद जी। उससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, उससे लोगों को कुछ शिक्षा भी मिलेगी। हमारे समय में सभी माता पिता को ये उम्मीद होती थी कि बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। हम्म। आज तो बहुत से विकल्प खुल गए। मैं आज तो बात कर रहा हूँ, जब वो 90s में हम लोग हुआ करते थे तब की बात। तो उस समय विकल्प ज्यादा नहीं थे, बस ये था कि वो या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। उसके लिए उसको साइंस बैकग्राउंड में जाना होता था। जी। तो मैं पढ़ने में बड़ा होशियार था, 10th तक बहुत अच्छा नंबर मेरे आते रहे। तो सबको लगा कि इसको तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसको साइंस में डाल दो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो है रुझान तब से ही कला और साहित्य की तरफ होना शुरू हो गया था। मैं मंच पे एक्टिंग बहुत अच्छी करता था, थोड़ा बहुत तुकबंदी बना के लिखा करता था, मतलब वो कविता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे ही कुछ मस्ती के लिए केवल। जी। जब मैं साइंस में गया तो दुखद ये रहा कि मैं केमिस्ट्री में एक नंबर से फेल हो गया, 11th ओके। फेल हो गया मैं उस कॉलेज में। वो कॉलेज भी बड़ा टफ कॉलेज था, वहां पे कहते ही थे कि यूपी कॉलेज, उसका नाम था उदय प्रताप कॉलेज, उसको कहते ही थे कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो होता है वो रेस्ट ईयर होता है, क्योंकि वहाँ के बच्चे अक्सर मेरिट में आया करते थे, यूपी बोर्ड की मेरिट। जो बहुत क्रीम बच्चे होते थे, सिर्फ वही 11th पास करके 12th में जाते थे। तो मैं केमिस्ट्री में एक नंबर से फेल हो गया। पापा मुझे लेकर के प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल से बात किया कि आप ही के कॉलेज का बच्चा है, अच्छा बच्चा है, पता नहीं कैसे फेल हो गया, आप एक नंबर बढ़ा देंगे तो इसका एक साल बच जाएगा। हम्म। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कराइए, अगर ऐसा बात करेंगे तो पता नहीं कितने बच्चे होंगे, बहुत अच्छा बड़ा कॉलेज है बनारस का वो। जी। तो बोले कि आप इससे पूछिए कि ये क्यों फेल हो गया, इसको क्या प्रॉब्लम है। हम्म। पूछा जब उन्होंने, तो मैंने बताया कि मुझे साइंस और मैथ से डर लगता है। जी। ठीक। तो बोले, तो प्रिंसिपल ने कहा देखिए ये बच्चा डर रहा और आप बोल रहे कि इसको पास कर दिए, 12th में फिर वही प्रॉब्लम इसके साथ आई थी। तो ठीक। पूछे क्या पढ़ना चाहते हो बेटा, तो हमने कहा मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। हम्म। तो बोले कि आप इसको थ्योरी पढ़ाइए, अच्छा बच्चा अच्छा करेगा। फिर हम लोग बाहर निकले तो पापा से मैंने कहा मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, तो पापा ने कहा कि आर्ट्स मत पढ़ो, तो तुम कॉमर्स पढ़ो, उसमें सारा थ्योरी होता है और एक अकाउंट्स होता है, वो मैं तुमको पढ़ा दूंगा। पापा ने भी मेरे बीकॉम किया था उस समय। जी। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कॉमर्स ले लूंगा। फिर उसी कॉलेज में मैंने, उसी कॉलेज का 35 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक करके मैंने 11th भी टॉप किया, 12th भी टॉप किया, बोर्ड एग्जाम्स टॉप किए मैंने। 35 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो सबने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे वहां पे। तो पहला तो इससे मैसेज ये जाता है सभी के लिए, जो भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे, कभी भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर मत दीजिए कि क्या पढ़ना है। उसका राइट। इंटरेस्ट किधर है उससे खुल के बात करिए। वो जिस तरफ, या आपको भी दिखता है बचपन से, आपको उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि ये किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, आप उस जी। क्षेत्र में उसको निकालिए, वो एक्सलेंट करें। फिर उसके बाद अब बताता हूँ कि मेरे लेखनी की शुरुआत यहीं से हुई। जब मैं फेल हुआ था तो हाँ। बहुत परेशान था। आप समझ सकते हैं, जो बच्चा शुरू से टॉपर रहा हो, वो बच्चा फेल हुआ तो उसके लाइफ में क्या क्या चीजें हुई होंगी। लेकिन मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट था, मुझे किसी ने ऐसा एहसास नहीं कराया कि मैं फेल हो गया हूं तो बहुत बड़ी बात। सबने हम्म। मुझे मोटिवेट किया। लेकिन मैंने एक कविता तभी लिखी थी जो प्योर मेरी पहली कविता थी। जी। जी। उसका शीर्षक था जब चिड़िया चुग गई खेत। और उस हम्म। कविता के माध्यम से जो है मैंने पहली कविता, मतलब पहली कविता लिखी। और वो जब कॉलेज के मैगजीन में भी प्रकाशित हुई, इनफैक्ट उसको हमारे प्रिंसिपल ने रिजेक्ट भी कर दिया था कि ये किसी बच्चे की कविता नहीं है, ये कोई बड़े व्यक्ति ने लिखा है, ये बच्चा अपने नाम से ला के दे रहा है। तो ओके। हाँ, तो मैं फिर गया उनसे, मैंने बताया कि सर मेरे घर में तो कोई कविता नहीं लिखता है, मैं पहली कविता लिखा हूँ। तो उनको वो कन्विंस हो गए कि वो कविता मैगजीन में छपी कॉलेज की। और इतनी। उसके बाद सारे टीचर्स की बहुत तारीफ, सारे टीचर्स ने करी, सबने तारीफ करी। तो वो जो तारीफ में जो ताकत होती है ना,
जी, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। वो तारीफ ने मुझे मोटिवेट किया और कविताएं लिखने के लिए। फिर कविताएं, फिर धीरे धीरे दूषण कुमार को पढ़ा तो उनकी गजलें, और फिर गजल की तरफ, फिर सूर कबीर तुलसी को तो सभी ने बचपन में पढ़ा है, तो दोहे भी अच्छे लगते थे, तो फिर वहां से ये यात्रा शुरू हुई। क्या बात है। जी। मुझे लगता है वो जो पहला रिजेक्शन है, वो भी आपके लिए वो भी बड़ा पॉज़िटिव साइन रहा बर्दाश्त। था कि इतनी बिल्कुल। परिपक्वता से लिखी गई थी वो पहली कविता, कि उनको विश्वास जी। नहीं हुआ कि किसी किसी की जी। पहली कविता भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं विश्वास किया उन्होंने, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप नकारात्मक चीजें लाइफ में अगर आपकी घटित हो रही है, तो हुँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, हमको पता होता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, करना तो दूर की बात है, तो हुँ। भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कुछ अगर बुरा हो रहा है तो उसके पीछे अच्छा जरूर छिपा है। अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं पता नहीं आज क्या कर रहा था, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं बोर्ड का एग्जाम पास नहीं कर पाता, ये मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है। फिर जी, मैं क्या करता, आई डोंट नो। तो ये फेल होना मेरे लिए वरदान साबित हुआ था। मैंने आपको जब भी सुना, आप हमेशा इसी तरह की ही बातें करते हैं, चाहे आप अपनी बिटिया के फ़ोटो डालें, चाहे आप समाज की मतलब किसी मुद्दे पर लिखें, किसी त्योहार या पर्व पर जब आपके मैसेज या आपकी पोस्ट आती हैं, हमेशा यही सकारात्मक संदेश, इसी प्रकार के सकारात्मक संदेश उसमें मिलते हैं। भैया बहुत सारा आपके बारे में जानने को है, सर्टेनली थोड़ा-थोड़ा उस बारे में भी बात करूँगा और आज हम जिस विशेष उद्देश्य से मिले हैं, उस विशेष उद्देश्य पर भी बात करते हैं। जी। आपको अपनी राह मिली, मंज़िल मिली, आपने टॉप भी किया। देखिए, फेलियर के बाद मतलब उसको आपने स्टेपिंग स्टोन ही बताया और फिर गज़ब के परिणाम भी आपने डिलीवर किए। बहुत ही ये प्रेरणादायक बात है। साहित्य में जब आपके कदम पड़ गए, मंच पर आपका जाना हुआ, वो शुरुआत कैसी थी? जब जब बड़े आपके लिए ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आप कि ये कुछ अच्छा करेगा आगे जाकर के, वो दौर के बारे में हल्की-सी झलक दीजिए ना, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। जब मैंने एमबीए किया तो मेरी जॉब लगी, पहली जॉब। मैंने एमबीए भी टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, वहां का भी प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करके टॉप किया। जी, बात चलिए तो बता देता हूँ। और फिर मेरी जॉब जब लगी तो मैं वाराणसी में मेरी पोस्टिंग थी, बाई चांस, होम टाउन मेरी। वहां पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट था उस समय, डीओटी हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिपार्टमेंट था। बाद में जिसको बीएसएनएल कर दिया गया, भारत संचार निगम लिमिटेड। वो मेरी कंपनी का, मैंने मार्केटिंग से एमबीए किया था, तो मेरी कंपनी का बहुत बड़ा कस्टमर था, और मैं अपनी कंपनी का मेन पर्सन था उस अकाउंट को डील करने के। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डीओटी के ऑफिस में रहता था। और वहां पे आपको पता होगा कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। वो हाँ, 15 दिन का सारा काम काज, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में हिंदी पखवाड़ा चलता है, मतलब सारा काम काज आपका हिंदी में होता है उस समय। जी, और हिंदी के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम भी होते रहते हैं पूरे 15 दिन तक। किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, तो टेलीकॉम में अ, एक कवि सम्मेलन रखा गया था। ठीक। और वो लोग फाइनल कर रहे थे, फॉर्चुनेटली मैं वहां पहुंचा हुआ था। हुँ, तभी से मेरे अच्छे रिलेशन थे, तो मैं वहां पहुंचा हुआ था। तो वो जब लिस्ट फाइनल कर रहे थे, वहां के एजीएम थे मिस्टर पाठक, तो मैंने जी, उनसे ऐसे ही पूछ लिया। मैंने देखा कि वो लिस्ट बन रही, तो मैंने पूछा कि सर ये क्या कभी सम्मेलन करा रहे हैं क्या आप लोग? दैट टाइम आई वॉज हार्डली 26-27 ईयर्स ऑफ एज। तो उन्होंने बोला कि हाँ, 24 सितंबर को कभी सम्मेलन है। तो हमने कहा कि क्या मैं सुनने के लिए आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप आइए। उनके मन में, देखिए ये भी मैं क्रेडिट देता हूँ कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। पाठक जी ने मेरे से बोला कि मनीष, आप जिस तरह से पूछ रहे हो, तो लगता है कि आप लिखते भी हो आप। तो मैंने बोला कि हाँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ मैं। तो बोले कुछ सुनाइए आप। तो मैंने कहा कि सर, मैं उस समय हमारी कंपनी में टाई लगाना मैंडेटरी होता था। ओके, मैं टाई लगा के बैठा हुआ था। तो जी, मैंने बोला सर, मैं टाई लगा के आपके पास अपने ऑफिशियल उसमें आया हूँ, तो मैं क्या गजल सुनाऊँ आपको? हुँ, बोले आपको टाई से प्रॉब्लम है तो टाई उतार दीजिए। जी, लेकिन कुछ सुनाइए। जी, तो मैंने फिर एक गजल सुनाई तरन्नुम से उनको। उनको बहुत अच्छी लगी, बोले एक और सुनाइए। मैंने एक और सुनाया, तो उन्होंने नसरुल्ला करके थे, नसरुल्ला नसीर, वो भी अच्छे शायर थे, अभी भी हैं बनारस में। उन्होंने नसरुल्ला साहब को बोला कि एक नाम इनका भी लीजिए। वाह! मैं डर गया क्योंकि मैं कभी मंच पे गया नहीं था, मैं डर गया। मैंने कहा सर, मैं तो शौकिया लिखता हूँ, मैं कभी मंच पे नहीं पढ़ा हूँ। बोले अरे आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, आपको तो आना है।
जी, फिर मैंने नाम लिख दिया, फिर मैं थोड़ा खुश भी था, थोड़ा डर भी रहा था। मैं अपने वापस ऑफिस आया, मैंने अपने रीजनल मैनेजर को बताई ये बात। उन्होंने भी कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से भी सोच रहे थे कि इस तरह से हमारी बॉन्डिंग डीओटी के साथ और अच्छी हो जाएगी। वो भी एक ठीक, सच्चाई है। फिर वो ठीक, पहला मंच को मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा, लोगों ने फिर अप्रिशिएट किया, और साथ में जिसको मानदेय बोलते हैं, मुझे पैसे भी दिए गए और सम्मान तो किया ही गया, स्मृति चिन्ह वगैरह दे करके। तो यहाँ से शुरू हुआ फिर मेरे को। क्या बात है। तो भैया अब थोड़ा-सा शिफ्ट करेंगे हम अपनी बिल्कुल बातचीत को। जब हम विश्व पुस्तक दिवस की बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि एक विचारक की और एक साहित्यकार की अंतर्दृष्टि अलग होती है, उसको देखने का नज़रिया हर एक अलग हो जाता है। आप इस दिन को कैसे देखते हैं? ऑल्दो यूनेस्को ने इन्हें महान साहित्यकारों के सम्मान के चलते मनाना शुरू किया, लेकिन जब इस दिन को वैसे देखा जाता है अलग परिप्रेक्ष्य में विश्व पुस्तक दिवस, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पुस्तकें पढ़ी जाएँ, उनके पढ़ने के लिए लोगों में इंटरेस्ट जगाया जाए, यही इसका सामान्य उद्देश्य हो सकता है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसको मनाने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल ये सही बात है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है या भविष्य में जो पीढ़ी, अभी छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, सबका रुझान, सबका इंटरेस्ट किताब की तरफ बना रहे, पुस्तक की तरफ बना रहे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आजकल सारी कुछ चीजें डिजिटलाइज होती जा रही है, ऑनलाइन होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किताबें जो हैं वो साइड में होती जा रही है। दिस इज फैक्ट, ये सच्चाई है बिल्कुल, कि लोग पढ़ना कम कर रहे हैं। लेकिन और मोबाइल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, गूगल कर लिया, सारी चीजें मिल गई, या किताबें वहीं तक पढ़ते हैं जहां तक कोर्स की किताबें हैं, उसी को पढ़ लिया, बस नहीं काफी है, कुछ अलग से नहीं एक्स पढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता फैलाने का एक ये अभियान है। इस माध्यम से लोग किताब से जुड़े रहें, किताब को छोड़े ना। और लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा से आता है कि कोई भी दिन साल में एक दिन करने से नहीं होता। आज हमने विश्व पुस्तक दिवस बना लिया, कल हम भूल गए इसको, फिर से वो चीजें हो गई। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि निरंतर इसके ऊपर प्रयास होते रहना चाहिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो मैं समझता हूँ, कि अच्छे साहित्यकारों का होना, चाहे किसी भी भाषा के हो, अंग्रेजी के हो, हिंदी के हो, या जिस भी कंट्री के हो, वो अपनी भाषा में अच्छे साहित्यकार का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा साहित्यकार अच्छा साहित्य लिखेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि साहित्य पढ़ने वाले या किताबें पढ़ने वाले बहुत लोग हैं पूरे विश्व में। भारत के अंदर बात करूं तो भारत के अंदर मैं आपको अभी तुरंत का उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगता है हर साल, प्रगति जी, मैदान में। ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है। अभी 1 फरवरी से 9 फरवरी तक 2025 में लगा था। मैं भी वहां पे गया क्योंकि मेरी भी दोनों किताबें वहां पे थी। तो मैं बेटी के साथ गया, तो मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, किरोड़ी मल कॉलेज। तो जी। मैं उसको लेके गया कि चलो, वो भी पहली बार विश्व पुस्तक मेला में गई। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हम सुबह से लेके शाम तक घूमे थे और हम सिर्फ वहां पे 20% घूम पाए। जी, जी, क्यों? जी, क्योंकि जी। वो इतना बड़ा था कि हम घूम ही नहीं सकते थे, कोई आदमी नहीं घूम सकता एक दिन में उसको। जी, और बिल्कुल। पैर रखने की जगह नहीं, हाँ जी। इतनी भीड़ उसके अंदर। और उस भीड़ में किस उम्र के लोग थे? 20 साल से लेकर 35-40 साल तक के लोगों की भीड़ थी उसके अंदर। आपको मतलब ऐसा लगे कि लोग किताब खरीदने के लिए पागल थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरे विश्व की किताबें आई हुई। और मुझे ठीक ठीक फिगर नहीं पता है, मैंने सुना है किसी से कि करीब करीब उस 9 दिन के अंदर जी, तीस जी, जी। पैंतीस करोड़ रुपए की किताबें सेल हुई हैं। अब आप सोचिए कि या उससे ज्यादा ही हुई होगी। मुझे किसी ने बात बात में ऐसे बताया, इस फिगर को कोई ध्यान न दे, जो मैंने सुना वो बता दिया। जी, जी, जी। मैंने कहीं और पढ़ा था कि अभी इसी 2025 में कलकत्ता में जी, पुस्तक मेला लगा हुआ था, बुक फेयर था। वहां पे कितने 27 या कितने लोग वहां पे विजिट किए थे पूरे पीरियड के अंदर। मैं फिगर जी, जी। भूल रहा हूँ, बट लाख में थे, 27 लाख या कुछ ऐसे फिगर उन जी, लोगों ने वहां पे विजिट किया। अब आप समझिए कि कितने शौकीन है किताब पढ़ने के लोग यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किताब पढ़ने के शौकीन नहीं है, बहुत पढ़ी आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा लिखा हो। अब मैं एक और बहुत अनुभव से अपनी बात बता रहा हूँ। एक समय था कि किताबें कम लिखी जाती थी, जी। लेकिन बेस्ट लिखी जाती थी, सबसे अच्छी लिखी जाती थी। फ़िल्टर्ड बहुत बेस्ट फिल्टर्ड, कंटेंट होता था, वही पब्लिश एग्जैक्टली, होता था।
मैं अगर अपने गुरु की बात करूं ज़ही कुरैशी साहब, तो अपनी जिंदगी में मतलब वो आज दूषण कुमार के बाद गजल में उनका नाम दिया जाता है कि गजल के क्षेत्र में दूषण कुमार के बाद ज़ही कुरैशी। उनकी कितनी किताबें, पूरे लाइफ में उन्होंने 10 किताबें लिखी केवल। अधिक से अधिक 5, 7, 10, 15 ऐसी किताबें होती थी। आज क्या हो गया है कि जिसको छंद का छ नहीं पता है, कविता का क नहीं पता है, उसकी 100 किताबें हैं। हम्म। पाठक क्या बेवकूफ है, वो किताबें पढ़ेगा, वो समझेगा नहीं कि ये किताब तो ऐसी है। तो इस वजह से किताबें नहीं बिक रही। तो पहले क्या था कि अगर 100 किताब छपी तो उस 100 किताब में से 50, 60, 70 किताबें बिक जाती थी। एक उदाहरण जी। दे रहा हूँ। आज वो 100 बढ़ के 500 हो चुका है या 1000 हो चुका है, तो भी वही बिक रही है, वही 60, 70, 80 किताबें ही बिक रही हैं। तो लोगों को लगता है यार किताब तो इतनी छप गई, लेकिन बिकी इतनी। तो हम्म। छपने से महत्वपूर्ण नहीं है कि छपी कितनी, कैसी छपी ये महत्वपूर्ण है। अगर क्या अच्छा कंटेंट हो तो किताबें बिकती हैं। मैं आप ही के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को कि अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया बता रहा हूँ। मेरी पहली किताब जो गजल संग्रह की 2 मिसरों, 2023 में इसका पहला संस्करण आया और 2024 में इसका दूसरा संस्करण आया। 1000 किताबें बिक गई 1 साल के अंदर। जी। कैसे संभव था ये? कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा दिखा होगा लोगों को, कुछ नया दिखा होगा लोगों को। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि वो बहुत पहले से गजलें लिख रहे हैं, उनकी किताब नहीं बिकी है। मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन अगर हम अच्छा लिखेंगे तो बिके और उसको पसंद करेंगे लोग, पढ़ने वाले बहुत हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा था, लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि आप कभी भी किसी किसी पर्टिकुलर दिन को एक दिन बांध के मत रखिए। जी। अच्छी किताबें लिखिए, आप देखिए कि हर दिन जो है विश्व पुस्तक दिवस होता रहेगा। सही बिल्कुल सही बात भैया, और 2-3 बातें जो आपने कही उसपे मेरे पास 2022 का ऑफिशियल आंकड़ा है। 18.36 करोड़ रुपए कीमत की किताबें 2022 में बिकी थी। उसके बाद के ठीक है। ऑफिशियल आंकड़े मेरे पास भी नहीं हैं। और मुझे जो किसी ने 25 करोड़ का बताया था कि 25 करोड़ के आसपास की किताब बिकी है। कि हाँ, बिल्कुल बढ़ोतरी होनी ही है। और प्रगति मैदान में वाक़ई में आप 1 दिन में तो घूम नहीं सकते, 3 दिन का प्रोग्राम बना के जाते हैं तब भी नहीं घूम पाते, क्योंकि जिस स्टॉल पर जाएँगे आप रुकेंगे, वक़्त बिताएँगे, आपको उतना समय देना ही होता है, वो इतना बड़ा मेला होता है। और जो आपने उसके बारे में एक ख़ास बात कही कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है, और वो केवल दिल्ली के नहीं होते, भारत देश के बाहर से कोने-कोने से पहुँचते हैं। आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भारत देश के कोने-कोने से पहुँचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किताबें तो पढ़ी जा रही हैं और बिक भी रही हैं, परंतु इस वक़्त जो जो आपने बहुत एक ख़ास बात की तरफ ध्यान खिंचवाया कि क्वालिटी उनमें होना बहुत ज़रूरी है। और आपसे तो बात करते ना मुझे भी थोड़ा-सा संकोच होता ही है, इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो। भले ही मैं पब्लिक स्पीकिंग की फ़ील्ड में रहा, मैं रेडियो पर बोला, लेकिन जब आपकी वो ट्रेन की जो बातचीत मैंने सुनी थी ना भाषा ज्ञान के प्रति, तो मुझे लगा था कि हमसे खुद से कितनी गलतियाँ होती होंगी बोलते वक़्त। क्योंकि हमने उस समय के टेस्ट तो पास कर लिए, लेकिन आगे जो अपने फ़ील्ड में, अपने क्षेत्र में हमें जो निरंतरता बनाए रखनी थी सीखने के क्षेत्र में, शायद हमसे भी कहीं न कहीं भूलें हुई होंगी। तो आज भी मैं आपसे भी और बाकी सब सुनने और वालों से भी कहता हूँ कि मुझसे त्रुटियाँ अवश्य होंगी, तो आप कृपया बड़ा दिल करके उन्हें माफ़ कीजिएगा, उन्हें इग्नोर कीजिएगा। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं अमित जी, मैं आपको ऑब्जर्व करता हूँ। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। जब आप एफएम पे थे 92.7 पे, तब भी मैंने आपको सुना है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और वैसे भी हमारी बराबर बात होती है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आपके भाषा में कोई त्रुटि अरे है। नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है जो एक आरजे के पास होना चाहिए, जो क्वालिटी, वो क्वालिटी मुझे आपको दिखाई देती है। मंच पे आपके सामने बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बट बात ऐसी चली तो कह दिया। मैं फिर भी मैं सच बताता हूँ, मैं बहुत ही विनम्रता से कहता हूँ भैया, फिर भी जहाँ भी त्रुटियाँ हों, जहाँ भी सुधारने की आवश्यकता हो, आप अधिकार से मुझे ज़रूर सुधारिएगा, ज़रूर बताइएगा, मैं सीखने के लिए हर पल तत्पर रहूँगा। क्योंकि बहुत अच्छी आपके बात। बहुत अच्छा, और जिस शुभ भावना से आप सिखाते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप त्रुटि इसलिए नहीं निकालते कि आपको मालूम है कि ये त्रुटि हुई है। आप इसलिए सिखाते हैं कि ये त्रुटि कोई भी आगे ना गलती हो सामने वाले से, आप इसलिए बिल्कुल सिखाते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। भावना मैंने आपके अंदर हमेशा देखी है, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बड़े-बड़े कई ऐसे सेशंस हों, जिसमें कविता लिखने वाले, ग़ज़ल लिखने वाले, उनको बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि जो बात आपने कही ना कि छंद का छ भी नहीं पता, परंतु
पुस्तकें छप जाती हैं, कई ऐसे हैं जिनको इसका जिनको पता है, पर वो पुस्तक छप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे कि शायद आत्मविश्वास की कमी है, कि बिल्कुल। शायद दर्शन नहीं है। तो वो आपसे मार्गदर्शन मिलेगा तो ज़रूर सीखेंगे। भैया एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि पुस्तकों क्योंकि नॉन फ़िक्शन और फ़िक्शन 2 कैटेगरीज़ चलती हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। आप एक ऐसे लेखक हैं जिनको मान्यता प्राप्त है ना? परंतु जो ऑथर टर्म चलता है, ये बनने के लिए या मान्यता प्राप्त करने के लिए कई लोग पुस्तकें आज छपवाने लगे हैं और घोस्ट शायद इसमें भी चलते होंगे साहित्य के क्षेत्र में भी क्योंकि मैं आपको बताऊँ, कोविड के बाद से लगभग 1000 पुस्तकें मैं पढ़ चुका हूँ। ऑडियो बुक मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, लगभग 1000 नॉन फ़िक्शन बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ, आवाज़ दे चुका हूँ अपनी और पढ़ने का शौक था तो मैंने यही प्रोफ़ेशन अपनाया भी सही कि ताकि मैं पढ़ता रहूँ, और सीखता रहूँ और इस क्षेत्र से जुड़ा रहूँ। तो मुझे फिर धीरे-धीरे जानकारी भी जैसे प्राप्त होती है, तो वो ऑथर का टैग लेने के लिए आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड वो ऑथर कहलवाने के लिए ये टाइटल लेने के लिए पुस्तकें छप रही हैं, घोस्ट राइटर से लिखवा कर के लोग लिखते हैं। कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो जानते हैं किंतु समय की कमी के कारण वो घोस्ट राइटर प्रोफ़ेशनल्स का सहारा लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट वो उनको लिख कर के दे देते हैं, वो उसमें करेक्शन कर देते हैं गाइडेंस के थ्रू। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें वाक़ई में उस फ़ील्ड का ज्ञान नहीं है, परंतु उनकी पुस्तकें प्रकाशित होकर लोगों के बीच में पहुँच चुकी हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग बिज़नेस के लिए, मार्केटिंग के लिए ये कर रहे हैं। हालाँकि आपने इशारा साफ दिया है, लेकिन फिर भी मैं कड़े शब्दों में ही आपसे स्पष्ट शब्दों में ही जानना चाहूँगा कि आप इसे कैसे मैं देखते हैं? बिल्कुल स्पष्ट ही बोलता हूँ, इसलिए बहुत बार बहुत लोगों की नज़रों में चुभता हूँ। सच को मैंने सच कहा, कहा झूठ को झूठ, बस मुझसे मेरे सभी गए तभी से भी। तो बिल्कुल सच आपको बताऊँ कि ये सब आजकल धंधा चल निकला है। ये घोस्ट राइटिंग की जो बात आप कर रहे हैं, बहुत से केसेज़ मैंने भी देखे हैं, समझे हैं, बस दुर्भाग्य ये है कि कोई विरोध नहीं करता है। जो मैं जिस चीज़ को समझ पाया हूँ, लोग विरोध नहीं करते हैं, यहाँ गुडी-गुडी का समय है कि सब सबसे अच्छा बना के चलना चाहते हैं और जिसने हुँ, विरोध कर दिया उसको सब बायकॉट कर देते हैं। ये क्योंकि भी है। मेजॉरिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेजॉरिटी अगर मैं 100 राइटर्स की बात करूँ, तो 100 राइटर्स में केवल और केवल आप मान के चलिए बहुत कड़वी बात बोलूँगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। अच्छा राइटर, सीखा हुआ राइटर गिन के 10% होगा केवल। बाकी 90% लोग शौकिया लिख रहे हैं जिनको सीखने से कोई मतलब नहीं है, जो शॉर्टकट अपना रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से बस मेरी एक किताब आ जाए, उसके लिए चाहे वो अपना जो लिखा हुआ है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है वो किताब आ गई, घोस्ट राइटिंग का भी सहारा ले रहे हैं, आजकल गूगल आ गया है, गूगल पे कॉपी पेस्ट करके किताब छाप रहे हैं, आजकल एआई आ गया है, एआई से हेल्प ले रहे हैं, मतलब रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, फिर भी वो लोग ढिठाई के साथ बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं क्योंकि लोग देख कर भी उनका विरोध नहीं कर रहे बल्कि उनके साथ वैसे ही पूर्ववत व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि पहले, मतलब सब कुछ ठीक है। बस प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, कुछ लोग जो विरोध किए हैं वो लोग जो है उल्ट, क्योंकि वो 10% है, 90% तो वैसे ही है, वो एक हो जाते हैं, ये बेचारे अकेले पड़ जाते हैं वहां। जी। तो ये आज माहौल बहुत ही खराब हो चुका है, इसीलिए उनकी किताबें नहीं बिक रही है। वो झूठी बातें करते हैं कि मेरी किताब सेल हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और तमाम चीजें हैं। तो हुँ, मैं बस यही कहूंगा कि माहौल खराब है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, या इसका कोई मुहिम चलाया जाए, घोस्ट राइटर्स का बाइकआउट हो, जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपीराइट एक्ट हो या कोई भी एक्ट के थ्रू अगर वो प्रूफ मिल जाता है, भाई वो कहते हैं कि मैंने वहां से रेफरेंस किया, भाई रेफरेंस में आप दो दो पेज वर्ड बाई वर्ड रेफरेंस थोड़ी ले सकते हैं। आप 2 पेज वहां से पूरा कॉपी करके यहाँ लिख रहे हो, सेकंड के अगर आपने रेफरेंस लिया तो आपने क्या लिखा कि मैंने उस फला किताब से पेज नंबर यहाँ से ये लिया है, नहीं लिखा है आपने। तो ये सब बहुत गंदगी फैल गई है और लोगों का विरोध न करना इस तरह से गलत, कहते हैं ना कि अगर आप गलत चीज का विरोध नहीं करेंगे तो वो और फैलती जाएगी, वो और ऐसे ही बढ़ती फैल रही है, पूरी तरह से बढ़ी जा रही है यहाँ पे। और मेरे सामने कई उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं देख रहा हूँ और देख के दुखी भी होता हूँ, चिढ़ता भी हूँ, कई बार विरोध भी करता हूँ, विरोध किया है मैंने। मैं आपको बताऊं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं 2018 से भोपाल में साहित्य में जुड़ा, उसके पहले जी, मैंने बताया मैं वोडाफोन में था तो मैं साहित्य से बहुत दूर था। 2020 जब कोरोना पीरियड था तो उस पीरियड में मैंने किसी को देखा,
कि एक बहुत बड़ा साहित्यिक ग्रुप है भोपाल का, उसमें देखा कि उन्होंने साहब ने एक गजल डाली। उस गजल का पहला शेर वो किसी दूसरे का शेर था। जी। मैंने उनसे बोला, मुझे लगा कि ये बहुत वरिष्ठ आदमी है, उम्र दराज है, मैं बहुत इससे उम्र में छोटा हूँ, तो सभ्यता के साथ उनको अलग से मैंने मैसेज किया कि दादा ये ठीक। आपने जो शेर लिया ये शेर तो उनका है, ये कैसे गजल आपने कह। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरा है। हमने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, शब्द से शब्द कैसे मिल सकते हैं। तो हुँ। वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है लेकिन ये तो मैंने लिखा है, ये वो। तो हमने कहा छोड़ो, इनसे कौन बहस करे, उम्र भी ज्यादा है इनकी। उसके 4-6 महीने के बाद उन्होंने फिर से वैसे ही गजल डाली जिसमें कि 2 शेर उन्होंने किसी शायर को उठा के लिया, बाकी के 4 शेर उन्होंने अपने कहे। तो मैंने इस बार उसी ग्रुप में ही लिखा हूँ। मैंने कहा ठीक। ये तो मानेंगे नहीं, मैंने यही पे लिखा। हमने कहा हुँ। ये 2 शेर फला शायर का, मैंने शायर का नाम भी लिखा, इस शायर का शेर है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका है ये। तो उन्होंने बोला एक करही गजल होती है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। करही गजल में गजल का जो एक मिसरा होता है, एक पंक्ति जो होती है, उस एक पंक्ति को दिया जाता है, इसके बेस पे लिखिए। बोले ये तरही गजल है। हमने कहा तरही गजल अगर होगी तो फिर ये केवल एक पंक्ति आपको मिलनी चाहिए, आपने पूरे 2 शेर यानी 4 पंक्तियां ले ली थी, ये तरही गजल कहाँ होती है। उस ग्रुप में मुझे लगता है कि भोपाल के 80% साहित्यकार हैं। जी। एक व्यक्ति, मैं विरोध कर रहा था, वो अपनी बात रख रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, मैं उनसे एक तरह से नाराज भी हो रहा था कि कैसी बातें आप कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक व्यक्ति उसमें नहीं आ रहा था बोलने के लिए कि नहीं नहीं मनीष जी आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। हुँ। ये माहौल है बस। क्या ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग, बाद में मैंने छोड़ दिया, हमने कहा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लोग पढ़ समझ रहे हैं, आपको जो करना हो वो करना। मैंने छोड़ दिया वहां से। तो माहौल इस लेवल पर खराब है कि कोई विरोध नहीं करता है, और मौनम स्वीकृतम, मौन होकर के हमने उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो इस तरह से गलत चीजें बढ़ रही हैं, जो कि बिल दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो ख़ैर अभी बहुत व्यापक स्तर पर ही ये चीज़ चल रही है कि विरोध करके हम किसी के बुरे नहीं बनना चाहते, इसलिए चुपचाप जाने दो बात को, बस ताकि यही चल रहा है यहाँ पे। ये मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा आहत होता हूँ इस चीज को देख करके कि क्या है। और किताबें लिख देते हैं, किसी विषय पे लिखा उन्होंने, जैसे गजल, दोहा, छंद पे लिखा। और मैं देखता हूँ छंद को उन्होंने सिखाई नहीं है, उनको तो पता ही नहीं छंद होता क्या है, कैसे होता है। जी, उन्होंने जी, उसके व्याकरण की किताब लिखी। आप सोचिए। तो मन दुखी भी होता है, हंसता हूँ जरूर, लेकिन हंसता हूँ उस हंसी के पीछे दर्द है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। जी। भैया आपने अपनी बातचीत में अपने गुरुजी की तरफ भी इशारा किया, आपकी बातचीत से भी ये साफ स्पष्ट होता है कि आपको साहित्य का बहुत गहरा ज्ञान है ना? आपने विरोध करके भी सभ्यतापूर्वक और सामना करके भी ये बताया कि गलत का विरोध भी किया जाना चाहिए। हम्म, परंतु मैं सीखने वालों की बात करना चाहूँगा, यदि वे सीखना चाहें, क्योंकि जैसे मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, पहले तो पढ़ने की बात करता हूँ। कि पढ़ना सीखने के लिए या पढ़ने की आदत डालने के लिए माता-पिता को भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मुझे मेरे अंदर पढ़ने का शौक नहीं आता यदि मेरे पिताजी के अंदर पढ़ने का शौक नहीं होता। उनके पास तमाम उपन्यास, तमाम पुस्तकें वे पढ़ते थे, वे मेरे सामने लाइब्रेरी थी मेरे घर में। छोटा-सा घर था परंतु फिर भी पुस्तकों का संग्रह था। मैं जब एक बार बीमार पड़ा, बाहर नहीं जा सकता था खेलने, तो उन्होंने मुझे पुस्तक ही ला कर के भेंट की कि भई तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये पढ़ना इससे टाइम पास हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से उन्होंने मेरे अंदर पढ़ने की आदत विकसित की, अच्छी पुस्तकें ही पढ़ने दी। अ, उनको जो अलग उनका एक नज़रिया था, वो कहते थे अच्छी पुस्तकों के माध्यम से सीखो। कुछ भी उल-जुलूल नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए उस पर भी उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा। एक तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे संगीत के क्षेत्र से भी थोड़ा-सा जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो उस वक़्त संगीत के धुरंधर हमारे समय में हुआ करते थे। यदि मुझे अपने तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान देना है तो लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप कुमार साहब की फ़िल्में देख कर के हम अपने तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लिया करते थे, करेक्ट कर लिया करते थे। यदि मैं पढ़ने के क्षेत्र में बात करूँ, तो नो डाउट पुराने नाम तो ऐसे हैं ही, पर फिर भी मैं यदि आपसे चाहूँ कि हम किनको पढ़ कर के पढ़ने वाले, सीखने वाले सीख सकते हैं, उन कुछ लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकें, वो कौन-सी हो सकती हैं? देखिए ये बात पहले तो मैं बताऊं कि मेरे घर में भी ऐसा ही माहौल था कि पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। मैं अगर अपना कैमरा घुमा दूंगा तो आपको इस साइड में पूरा बुक शेल्फ दिखेगा हमारा, जैसे पूरी जी, किताबें भरी हुई हैं।
और इसमें 70% किताबें मेरी छोटी बेटी जो वो पढ़ती है, जो वो पढ़ती और हैं। वो पढ़ती है, और उसको इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। हिंदी लिटरेचर की बहुत, पीछे साइड में हिंदी लिटरेचर की बहुत सी किताबें रखी हैं, जो जी, मेरी मिसेस को बहुत पसंद है। जो काव्य वाली किताबें हैं, कविताएं, गीत, गजल, वो सब किताबें मेरी इधर रखी हुई है। 30% मेरी किताबें रखी हैं। जी, तो मेरे घर में बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है। और एक समय था कि जब बच्चे छोटे थे, अब तो दोनों बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, तो हम लोग घर में समर्स में जब गर्मियां होती थी तो किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। जी, मतलब इस जी, तरह का था कि किताब सबके हाथ में है, कोई अपनी उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। तो घर में माता पिता के पास का अगर ये शौक है तो बच्चों को भी पढ़ने का शौक डेवलप होता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन ये ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। कई बार माता पिता को नहीं भी शौक हो तो बच्चों में डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर माता पिता में है तो बच्चे में 100% आता है, ये भी फैक्ट है। तो मेरी छोटी बेटी नॉवेल लिखती है। बात चली तो बता रहा हूँ कि वो नॉवेल लिखती है। उसको एक फैन फिक्शन कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्टेस्ट, आप तो जानते होंगे कि जैसे अपना व्हाट्सएप होता है वैसे वॉटपैड करके एक राइटिंग ऐप है वर्ल्ड वाइड, जी, वॉटपैड। उस पे कोई कंपटीशन था, राइटिंग का कंपटीशन था, जिसमें कि कोई जेंडर बार नहीं था, उसमें कोई एज बार नहीं था। और ओके, वो उस समय 8वीं पास करके 9वीं में गई। और जी, उसने किसी दोस्तों के माध्यम से बातचीत कर करके वो वॉटपैड का ऐप डाउनलोड कर लिया था, और उसमें पढ़ती रहती थी वहां पे किताबें, वहां पे जो कुछ भी पोस्ट आती थी उसमें। उसने एक कंपटीशन लॉन्च किया था, जिसको भी फैन फिक्शन कैटेगरी बोलते हैं। उस कैटेगरी में नॉवेल राइटिंग का कंपटीशन था। जी, फैन फिक्शन, मैं जो श्रोता है उनके लिए बता दूं कि वो होता है कि जैसे कोई नॉवेल है, उसी नॉवेल की कहानी को हमने आगे बढ़ा दिया, राइट, दैट इज कॉल्ड फैन फिक्शन। या फिर उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर के हमने एक अपनी नई कहानी लिखी, हाँ, वो भी फैन फिक्शन। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये जो मैं बता रहा हूँ मेरी बेटी ने मुझे बताया। जी, 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 हॉटपैड जी, करके एक कोई राइटिंग ऐप है, ये भी मेरी बेटी ने बताया। तो उस पर वो कॉम्पिटिशन हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि उसने कब लिखा, लेकिन उसने करीब करीब 150 पेज की नॉवेल लिखी और उस पर पोस्ट किया अपने से। और उसमें उसको वर्ल्ड वाइड फर्स्ट प्राइज मिला था। वाह! आई एम हैप्पी टू शेयर, आई एम प्राउड टू शेयर। उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला। और जो उसको मार्क्स मिले थे, जूरी ने जो मार्क्स दिए थे, 50 में 45 नंबर दिए थे। उसके वाह! बाद जो सेकंड पोजीशन पे था उसको 32 नंबर मिले। मतलब सिर्फ टॉप ही नहीं किया, इतना लीड लेके टॉप किया उसने। तो इतने डिफरेंस के साथ। हाँ, तो ये आज उसके 2 नॉवेल कंप्लीट है, 2 नॉवेल इनकम्प्लीट है। ओके, क्योंकि जब वो 10th में थी, लिख रही थी नॉवेल, तो बोर्ड के एग्जाम्स आ गए तो मैंने छुड़वा दिया। आपने कहा तुम नॉवेल सोचती रहोगी, वही कैरेक्टर तुम्हारे माइंड में घूमेंगे, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगेन जी, 12th में भी मैंने ऐसे ही किया। तो समझ तो रही थी उस बात को कि डैडी सही कह रहे हैं। थोड़ा दुखी हो गई थी कि डैडी वो जो फ्लो बना है वो फ्लो टूट जाएगा, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। हुँ, 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 तो मैंने एक शेर कहा था कि तभी छोटे से बच्चे की रुलाई छूट जाती है, हुँ, वो अपना शौक जब पकड़े पढ़ाई छूट जाती है। क्या बात है! तो, क्या बात! क्या बात! तो वो माहौल है। अब आपने जो सवाल मेरे से पूछा कि वो किताब कौन सी पढ़नी चाहिए लोगों को, जी, ये मैं बोलूंगा कि ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। कि किसी को हुँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अगर किसी को कहानियों में इंटरेस्ट है तो वो गजल पढ़ के क्या करेगा। तो कहानियां सही, पढ़नी है तो आप हमारे जो आज के समय के तो कोई खास नाम आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पहले के समय की कहानियां आप उठा के पढ़िए। अगर जैसे हमारे समय में मुंशी प्रेमचंद, आज भी मुंशी प्रेमचंद तो हमेशा के लिए है। जी, उनको जी। अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जड़ों से प्यार हो जुड़ेंगे। जाना है, साहित्य से हाँ, प्यार हो जाना है। साहित्य से प्यार हो जाएगा, आप जड़ से जुड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि जी, यार कितनी बातें। मैंने मेरी जो दोहे एपिक की जो किताबें हैं, जी, दोहे की जो किताब है मेरी, बादल बादल प्यार, मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को समर्पित करते हुए 8-10 दोहे लिखे हैं, क्या जिसमें बात! उनके सभी कहानियों का, उपन्यासों का, उनके जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उसको लेते हुए दोहे लिखे हैं। जी, जी, जी। तो क्या उनको पढ़िए, उससे अच्छा क्या मिलेगा। कोई गजल की किताब अगर पढ़नी हो तो मैं जैसे हम लोग मोस्टली हिंदी भाषी लोग हैं, उर्दू की किताब में अगर आज जो लीजेंड नेम्स जो हैं, वो गालिब, मीर, ताज, ये लोग होते हैं, तो वो आपको उसका जो, उसकी जो भाषा है वो आपको नहीं समझ में आएगी। हाँ, बेहतर है टिपिकल कि जो आज के समय के जो शायर हैं, आप उनको पढ़िए। आपको एक एक शेर मिलेंगे। अगर आप गजल पसंद करते हैं तो मैं जी, अपने गुरु ज़हीर कुरैशी का भी नाम लेना चाहूंगा उसमें। बशीर बद्र को पढ़िए आप उसमें, निदा फाजली को आप पढ़िए उसमें, मुनव्वर राना को पढ़िए, राहत इंदौरी, अंजुम रहबर, एक से एक नाम है। मतलब और नाम और गिनाता रह जाऊंगी।
और 2 मिस्रों के जो लेखक हैं, उनकी भी गज़लकार हैं, उनकी भी पुस्तक ज़रूर पढ़िए, मैं ये कहता हूँ। हाँ, उसको भी मैं आप पढ़ सकते हैं क्योंकि जी, लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ लिखता हूँ और बहुत आसान शब्दों में लिखता हूँ और और मुझे आपकी बहुत दूसरी बात ये है कि आप उर्दू तो लिखते ही हैं, आप हिंदी गज़ल भी लिखते हैं बहुत सुंदर। जी, मैं जी, बेसिकली हिंदी गज़ल ही लिखता हूँ लेकिन उर्दू के उन शब्दों को लेने से परहेज़ नहीं करता हूँ, जो कि आम हिंदी में घुल-मिल से शब्द हैं। जी, जी, जैसे जी। अब मुझे फैसला लिखना है, उसमें गज़ल में बहरें चलती हैं, बहर में मात्राएँ होती हैं सब, तो उस हिसाब से अगर फैसला सही बैठा तो मैं फैसला लिखने में परहेज़ नहीं करूँगा। जी, मुझे जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खुशी भी उर्दू है, फैसला भी उर्दू है। बिल्कुल। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, मोहब्बत भी उर्दू है। तो मैं परहेज़ नहीं करूँगा, मैं वही शब्द लूँगा जो हिंदी में घुल-मिल से गया। जी, तो लोग ऐसा कहते हैं, कुछ वरिष्ठ लोगों ने, तेजेंद्र शर्मा सर हैं, लंदन में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। उन्होंने मुझे बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मनीष तुम्हारी जो बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत आसान शब्दों में और गहरी बात कह जाते हो। ये सबके वश की बात नहीं है। तो आपके मैं दोहों में कोशिश भी वही बात होती है। जी, मैं बिल्कुल ये मैं स्वीकार करता हूँ, महसूस करता हूँ, आपके सरल से दोहों में भी वही बात होती है। कोशिश यही होती है कि जो आम एक छोटा बच्चा भी हो, वो भी मेरी बात समझ जाए। जो किसी भीड़ में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो भी मेरी बात समझ जाए। इसी उद्देश्य से लिखता हूँ और मुझे लगता है कि शायद लेखन यही अच्छा होता है। एक दोहा मुझे याद आ गया अपना, मैं इसी पे सुना रहा हूँ आपको कि कठिन लिखूं या क्लिष्ट में, अर्थ निकलता एक। क्लिष्ट जी, का मतलब भी कठिन। कठिन, कठिन लिखूं या क्लिष्ट में, अर्थ निकलता एक। जो सबके आए समझ, लेखन वही नेक। क्या बात है! तो क्या सब बात तक है! पहुंचनी चाहिए बात। हमने इतने भारी भरकम शब्द डाल दिए, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात है। भैया एक बात बताइए, पहले जैसे आज हमने पढ़ने-लिखने की आदतों के बारे में बात की। आपने एक बहुत अच्छी आदत का ज़िक्र किया आपके घर की कि सभी घर के सदस्य जो हैं वो पढ़ते हुए सोते थे, है ना? मुझे बताते हुए खुशी होती है और मैंने इस बात की प्रेरणा एक मेरे रेडियो की लिसनर ही हुआ करती हैं वो। उनसे जब पहली बार बातचीत हुई तो मुझे वहाँ से मिली, उनके घर में वो लोग टीवी नहीं रखते थे या जितना भी उनको देखना होता था इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही वो ज़रूरी प्रोग्राम देखते थे, अदरवाइज़ टीवी नहीं था और वो खुद लेखिका हैं और उनको अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट है और जिस तरह की वो परवरिश कर रहे थे अपने बच्चों की, वो देख कर के मैं हमेशा बहुत इंस्पायर होता था। शायद आप नाम से परिचित हो अंजलि खेर जी, मुझे उनका नाम लेने हाँ, में हाँ, भी नाम खुद सुना ये। जी, अच्छा। उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है हाँ, शतरंज हाँ, के ऊपर, है यस, ना? जी, जी, जी। तो मुझे भी बताते हुए खुशी होती है कि मेरे घर में भी टेलीविज़न नहीं है, नहीं देखते हम। ज़रूरी है, उसको देखेंगे ज़रूर उस चीज़ से मैं ये नहीं कहता कि हर कोई इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे आपने आपके घर में कितनी अच्छी आदत है कि भई अपने रूटीन के बाद आप पढ़ते हुए सो जाओ, ये भी बहुत अच्छी आदत है। कहीं न कहीं अच्छी आदतें विकसित करने के लिए पूरे परिवार का एक-दूसरे को का सब सहयोग आप ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अब जैसे आपने कहा कि आपकी बिटियाँ जो हैं वो 2 नॉवेल कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 रास्ते में हैं। प्रकाशित क्या वो 2 प्रकाशित हो चुकी हैं जो नहीं, कंप्लीट हो गई हैं? प्रकाशित, देखिए ये बहुत अच्छी बात एक और है, सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, कि जी। कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए अपने रचनाओं से। वो हुँ। कहती है कि डैडी नहीं, अभी मुझे लगता है जब मैं अब पढ़ती तो मुझे लगता है कि इसमें और करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो अभी पब्लिश, मैं बोलता हूँ पब्लिश करा दूँ, बोली नहीं पब्लिश नहीं कराना है, अभी इसमें मुझे कुछ करेक्शन दिखता है, उसको सुधार लूँगी तब करेंगे। जी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बात ये। हर उस व्यक्ति को आगे लेके जाता है जिसकी सोच ऐसी हो। जिसने राइट। ये मान लिया कि ये तो परफेक्ट हो गया, तो समझिए कि कहीं न कहीं गाड़ी वहीं रुकती है। रुक और जाएगी। ये बात तो मैंने तेजेंद्र शर्मा जो सर हैं लंदन में, बहुत अच्छे कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, तमाम सम्मान मिले उनको, जी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी। तो उनको जब मैंने बताई तो उन्होंने भी यही बात कही कि जो संतुष्ट नहीं हो रहा है अपने आप से मनीष, वही अच्छा करता है। जो संतुष्ट हो जाता है वही अच्छा करता है। तो अगर वो ऐसा सोच रही है तो उसको पूरा समय दो, कोई किताब हाँ, की जल्दी नहीं है। जबकि मैं, मतलब मेरी बेटी है, मुझे ऐसे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत राइटर से बहुत अच्छा लिखा होगा, जी, जी, क्योंकि उसको जी। तो ज्यूरी ने भी नंबर, जो फर्स्ट प्राइज जो उसको मिला था, वो तो अच्छा लीड के साथ में समवन हैज सेलेक्टेड ना, कि किसी ने उसको नंबर देके उसको फर्स्ट पोजीशन दिया। हुँ। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, अभी मुझे इसको इम्प्रूव करना है, इसलिए बुक अभी भी मौजूद है। मैं बिल्कुल जानता हूँ इस बात को कि
पितृ मोह में आप ये बात पुत्र या पुत्री मोह में आप ये बात नहीं कह रहे हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा गलत जी, शब्द जी, जी, इस्तेमाल जी। किया। क्योंकि मुझे याद है कि हमारी यात्रा के दौरान आपकी बिटिया का फ़ोन भी आया था, दोनों में से किसी एक का। उसका अगले दिन एग्ज़ाम था और आप उसको इस तरह से गाइड कर रहे थे ना, उस चीज़ के लिए आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, परहेज़ भी बता रहे थे, ये नहीं करना है, ये करना है। तो वो जो आपने एक उस वक़्त आपके अंदर एक पिता नहीं, आपके अंदर एक शिक्षक इमर्ज हो गए थे। और मैं जानता हूँ कि आप बहुत तटस्थ होकर के ये बात करते हैं क्योंकि आप जब लिखते हैं या अपनी बात इस मंच से कह रहे हैं या समय प्रति समय जब आप व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, तो बहुत ज़िम्मेदारी लेकर के और बहुत गंभीरता के साथ ही कहते हैं। तो मैं जानता हूँ कि वो उस रचना में नो डाउट कमी नहीं होगी और देखिए, एक अच्छे कलाकार की निशानी ही यही होती है कि जब भी वो अपनी रचना पर दोबारा काम करेगा, तो उसे पहले से बेहतर कर देगा। जी, जी, तो ये जी। तो इम्प्रोवाइज़ेशन की इसका स्कोप तो हमेशा ही बना ही रहता है, परंतु हाँ, एक उम्र के हिसाब से अगर उन्होंने लिखा है, तो उस अच्छा ही लिखा होगा और आप जो कह रहे हैं, वो मुँह में आके नहीं कह रहे हैं, ये मैं जी, जी, इस बात जी, पे बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है। मैं अमित जी आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ी-सी सोच के हँसी भी आ रही है और अच्छा मुझे लगता है कि वो इंसिडेंस थोड़ा-सा मैं शेयर कर दूँ श्रोताओं के साथ में जी, कि मैं ग्वालियर से भोपाल आ रहा था शताब्दी से और अमित जी मेरे बगल में बैठे हुए थे। जी, हमारा कोई परिचय नहीं था जी, और मेरे पास फ़ोन आ रहे थे लोगों के और मैं उनको गज़लें समझा रहा था, दोहे समझा रहा था, उनका व्याकरण समझा रहा था। बेटी का भी फ़ोन आया था, वो अभी बताया इन्होंने। बहुत देर तक आप मुझे सुनते रहे। जब फ़ोन थोड़ी देर के लिए रखा मैंने तो इन्होंने कहा कि आपको काफ़ी नॉलेज है, मैं सुन रहा था। मैं ऐसे-ऐसे अपना परिचय दिया, तो फिर हमारी बात शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस दिन, पता नहीं अमित जी आपको याद है कि नहीं कि देखिए इस तरह से दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। इन्होंने कहा कि दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अगर मुझे आँख बंद करना हो तो मैं तो आँख बंद कर लेता हूँ, नहीं देखना है मुझे। लेकिन अब नहीं सुनूँ ये कैसे संभव है? वो तो मेरे कान में आवाज़ जाए तो जी। इसलिए मैंने आपकी सारी बात सुनी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी ईमानदारी से इन्होंने ये बात कही और वो दिन है और आज का दिन है कि हमारा संबंध लगातार बना हुआ है, बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं मेरे और हम लोग अक्सर समय निकाल होता है तो बात भी करते रहते हैं। तो अमित जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय और मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं शुरू से और आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा अभी जो चल रहा है, इसके पहले भी बहुत सी वीडियोज़ हैं। तो मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ आपको कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू भैया, थैंक यू और अच्छा किया आपने वो ज़िक्र किया उस बातचीत हाँ, का। मुझे लगा कि वो बताना ज़रूरी है थोड़ा। नहीं, सच में मुझे याद नहीं थी ये बात कि मैंने आपको ऐसे कहा था। वो बात बिल्कुल सच है कि अब मैं कहाँ उसको सुनाई सब दे ही रहा था और इतनी अच्छी बात इतने अच्छे तरह से गाइड कर रहे थे कि उसको इग्नोर किया भी नहीं जा सकता था, सच बात ये है और सीखने वाले को तो करना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल। मैं भैया आपसे पूछना चाह रहा था कि पुस्तकों का ज़िक्र है तो पुस्तकालयों का ज़िक्र भी होना चाहिए, है ना? विश्व का जो सबसे पुराना पुस्तकालय है वो मोरक्को का कहा जाता है, अल कराबियन पुस्तकालय। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहा जाता है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। भारत की बात करूं तो सबसे पुराना पुस्तकालय सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर, तमिलनाडु का कहा जाता है। अब आप और मैं जिस दौर में बड़े हैं, ज़ाहिर-सी बात है उस समय पुस्तकालय हुआ करते थे हर चौक, हर मोहल्ले में। हुँ, अखबार भी हर घर नहीं आया करता था, लोग पुस्तकालय में जाकर के अखबार पढ़ लिया करते थे, है ना? धीरे-धीरे समय बदला है, पर अखबार तक तो चलिए ठीक है, लेकिन जो पुस्तकालयों में का तक जाने के जो कदम रुके हैं, वहाँ तक अब जो यात्रा नहीं होती है, उसको आप अब कैसे देखते हैं और उसको बढ़ावा देने के क्षेत्र में आप क्या विचार अपने रखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पुस्तकालय जो है वो सबसे अच्छी जगह है पढ़ाई करने के लिए। चाहे वो पुस्तकालय में हम लोग को मुझे याद है बीएचयू में मैं पढ़ा हूँ, तो पुस्तकालय में जाके पढ़ाई भी कर लेते थे। हॉस्टल में रहता था मैं, बनारस में मेरा अपना घर ज़रूर था लेकिन बनारस में जो यूनिवर्सिटी और मेरा घर बहुत दूर थे, ट्रैफ़िक बहुत होता था, तो मैं हॉस्टल में रहता था वहाँ पे। तो हम लोग जी, कई बार लड़के अपना किताबें लेके जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर लेते थे। तो पुस्तकालय की जो पढ़ाई है उसका कोई तुलना नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। बहुत से आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हुए बच्चे होते हैं, वो रात-रात भर पुस्तकालय में पढ़ते हैं जा कर के। अभी जो 12वीं फ़ेल जो पिक्चर आई थी उसमें भी आपको एक सीन है कि वो पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि
पढ़ने में लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है, चाहे वो नॉवेल की किताब मतलब नॉवेल हो, चाहे वो किसी भी तरह की साहित्यिक किताबें हो, या फिर वो एकेडमिक हो। लोगों का पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, जिनको पढ़ना है वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पुस्तकालय को हमको लगता है और थोड़ा सा छोटे छोटे लेवल पे लेके आना चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे कि अभी वाराणसी में एक है, मैं संतोष परिहार जी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो गवर्नमेंट अधिकारी हैं जो कि राजकीय पुस्तकालय के हेड। जी। अभी उनको लगेगा कि मैं उनका नाम भूल गया, तो वो वीडियो देखेंगे तो गुस्सा भी होंगे मेरे को कि मेरा नाम भूल गया है। तो दो नाम मैच करके ऑल ऑफ द सडन अभी आ जाएगा। तो उन्होंने कंचन सिंह परिहार, याद आ गया। जी, जी। संतोष एक्चुअली उनके दोस्त है, तो संतोष उनके साथ जुड़ गया था। तो उन्होंने बताया कि वो लोग ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे पुस्तकालय खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे किताबें रखेंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि आपके पास अगर इस तरह से किताबें मिले तो हमारे पास दीजिए, हम हर जगह रखवाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको छोटे लेवल पे, ब्लॉक लेवल से शुरू करना चाहिए, और हर हुँ, जगह एक छोटा पुस्तकालय बना करके जो भी सहयोग सरकार कर सके सरकार करे, या फिर और लोग भी जो प्रकाशक है जिनके पास किताबें बहुत पड़ी, वहां पे किताबें पहुंचाए, महसूस पहुंचाए, और जी। धीरे धीरे वहां से ये चीज आगे बढ़े। मुझे हाँ। लगता है कि पुस्तकालय का विकल्प नहीं, ये हुँ, सबसे अच्छा माहौल होता है, जिस तरह से शांति होती है वहां पे, सब बैठ के पढ़ रहे हैं। आपका नहीं भी मन होगा तो भी आप पढ़ने लगे। पढ़ लेंगे, सही बात है। क्योंकि छोटे लेवल से जहाँ शुरू करें। जी, जी, जी। क्योंकि जो डिजिटल डिटॉक्स की जो बात हो रही है ना, हम्म, आजकल क्योंकि देखिए सामान्यतः देखा जाए तो सोने के अलावा व्यक्ति कहीं न कहीं डिजिटल डिवाइसेज़ से घिरे ही हुए हैं। कहीं न कहीं स्क्रीन पे एंगेजमेंट है ही, किसी न ये मतलब कुछ न कुछ प्रकार से है ही। घड़ी न बिल्कुल। जाने कितने सारे उपकरण घरों से गायब हो गए, घड़ी गायब हो गई, टेप रिकॉर्डर गायब हो गया, सब कुछ तो मोबाइल में आ गया साहस गए। है ना? टॉर्च गायब हो गई। पढ़ने की चीज़ें भी धीरे-धीरे जैसे ई मैंने आपसे कहा कि मैं ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ई-बुक्स इतनी प्रकाशित हो रही हैं, सब कुछ मोबाइल पर आ गया है। लेकिन कहीं न कहीं तो आप स्क्रीन से ही चिपके हुए हैं और यदि आपको डिजिटल डिटॉक्स वाक़ई में करना है, तो जो आपने इतना सुंदर सुझाव दिया कि ब्लॉक लेवल पर शुरुआत होनी चाहिए, आपकी बात सुनकर के मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि क्यों ना जैसे घरों में तो अपनी-अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी होती है। आजकल हम भोपाल में रहते हैं, इतनी कवर्ड सोसाइटीज़ हैं, लोग क्लब हाउस बनाते हैं, जिम रखते हैं, स्विमिंग पूल रखते हैं, जाने क्या-क्या वो सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो आपकी बात सुनकर के मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि एक मुझे लगता है कि जैसे मंदिर भी आवश्यक हो गया है आजकल, है ना? प्रांगणों में, जी। हर सोसाइटी के प्रांगण में होता है। तो एक पुस्तकालय भी कहीं न कहीं होना चाहिए क्योंकि वो लाइब्रेरी का टाइम जो आपने बात कही ना मुझे याद है और कितनी सुंदर बात की कि आपका पढ़ने का मन ना हो तो भी आप पढ़ लेते हैं कि वहाँ जाते ही ना वहाँ का जो वाइब्रेशन है, जो वायुमंडल है, वो आपको फ़ोकस कर बिल्कुल। देता है। एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ जाती है और ऑटोमैटिकली जो आप पढ़ रहे होते हैं वो धीरे-धीरे आपकी इधर की लाइब्रेरी में स्टोर होने लग जाता है। तो एक ये एग्जैक्टली। शुरुआत भी की जा सकती है और चूँकि आप इतना सुंदर विचार रख रहे हैं और इस मंच से ये बात कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर जब ये लोग सभी लोग सहयोग करेंगे, तो ये भी एक सोसाइटी लेवल पर भी अब शुरुआत की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल, 4 मुझे मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे जो कवर्ड कैंपस सोसाइटीज होती है, वहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिटी हॉल होता है। वहाँ पे अगर हमने बुक शेल्फ कुछ हल्की किताबें रखी, टेबल हाँ, चेयर लगा दी, तो वहाँ बच्चों को, जो बच्चे खेलते कूदते रहते सोसाइटी में, उनको पढ़ने की आदत लगेगी। मैं अपनी सोसाइटी में सेक्रेटरी था, मैं बहुत कुछ करना चाहता था यहाँ पे, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया किसी वजह से। क्योंकि मैं अकेला पड़ गया, शायद मेरे विचार अकेले पड़ गए, लोग से मैच नहीं कर पाया, तो इसलिए नहीं हो पाया। अदरवाइज मैं इस तरह से चीजें चाहता हूँ कि होनी चाहिए। अगर आपके मन और में ये संकल्प उठा है तो साकार भी ज़रूर होगा भैया, ये मुझे यकीन है। आप यूँ ही कभी, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कभी अगर मुझे ऐसा कुछ मेरे हाथ आया, कुछ इस तरह से कुछ पावर हुई, कुछ चीजें हुई, तो मैं जरूर इस तरह से करना चाहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा, आपको सही बता रहा हूँ कि बच्चे जितना खेलने में आजकल, लोग अननेसेसरी बदनाम करते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत पढ़ते हैं, आप उनके हाथ में किताबें दीजिए, देखिए वो एकदम लग के पढ़ते हैं। मैं जी। सिर्फ अपने घर में देखा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि सब बच्चे किताब पढ़ते हैं। जी, और जी, ये जी, बहुत जी। अच्छी चीज है, अच्छी किताबें लाके। और मेरे गुरु जी कहते थे कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ने की आदत सबसे अच्छी होती है। अगर आपको आसपास माहौल मिल जाता है, चाहे वो गांव पे है, तो ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पे हम दे दें उनको, कुछ इस तरह से करें। प्रयास होने चाहिए। जैसे वाराणसी में शुरू हुआ है, जैसा कि मुझे कंचन सिंह परिहार है वहाँ पे, वो जी, जी, जी। राजकीय अधिकारी हैं और राजकीय जी, लाइब्रेरी के इंचार्ज है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और आप अपने यहाँ से मध्य प्रदेश से किताबें भेजिए हमारे। तो काम अभी रुका हुआ, बट अभी
होगा तो हम ज़रूर करेंगे इसके ऊपर। जी, जी, जी। भैया, मैं बार-बार टेक्नोलॉजी का भी ज़िक्र कर रहा हूँ। ई-बुक का जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, ऑडियो बुक का जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, माध्यम बदलते हैं, उसको हम रोक तो सकते नहीं, कहीं न कहीं उसके साथ एडजस्ट करके भी चलते हैं। आप खुद भी कॉर्पोरेट में हैं और है ना? तो वहाँ भी आपको टेक्नोलॉजी का, और आप तो टेक्निकल फ़ील्ड में भी रहे हैं, आईटी हेड हुँ, आप रहे हैं। हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते। इसका समायोजन या समावेश आप कितना अच्छा या कितना इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कि उसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं आपका नज़रिया समझना चाहता हूँ और इसका क्या इम्पैक्ट है पढ़ने की आदत पर? देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। देखिए एक एक दोहा मैं बीच-बीच में आपको अपनी ही बातें कहता हूँ दोहे के अच्छा माध्यम लग से अच्छा लग रहा है। कि अतिशयता अच्छी नहीं, हो चाहत या रार, सीमा में रखिए सदा अपने सब व्यवहार। तो आपके सवाल का उत्तर इसी दोहे में है कि हम अगर डिजिटलाइज़ हो रहे हैं, हम अगर स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उसको छोड़ नहीं चल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि हम जो है बस दिन भर मोबाइल पे लगे होके उसी में सारा कुछ पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। हुँ, किताबों का वैल्यू बिल्कुल अलग है। किताबों की जगह वो स्क्रीन नहीं ले सकता है। क्योंकि आप जब किताब से पढ़ाई करते हैं तो देखिए एक साइकोलॉजिकल भी है, मुझे तो ऐसा लगता है आई डोंट नो अबाउट अदर्स, अगर हम किताब से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्चुअली मेरे मन में आया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम जी। स्क्रीन पे वो आंसर खोज के पढ़ रहे हैं तो वो कहीं न कहीं पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो किताबों से आता है। मुझे ऐसा लगता है, तो दोनों की अपनी उपयोगिता है, किताब से आप पढ़ाई करिए लेकिन आप सपोर्ट ले सकते हैं स्क्रीन से। कोई हुँ, ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको किताब में नहीं समझ में आ रहा, उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आप गूगल पे हेल्प ले लीजिए कि ये क्या है। वो उसको सपोर्ट सिस्टम के रूप में साइड में रख कर के चलिए, लेकिन प्राइमरी आपकी बुक होनी चाहिए। सेकेंडरी पे आपका ये मोबाइल और व्हाटएवर मीन्स ये इस तरह की प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल। सेकेंडरी रखना चाहिए। और जब आप ये उत्तर दे रहे हैं ना भैया, मैं ना आपसे भी आपकी भी वो फीलिंग्स जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है मतलब कि सफ़ेद कागज़ पर छपे वो काले अक्षर और वो किताब की वो जो जो सुगंध आती है हाँ, नए हाँ। पुस्तक की, वो क्यों आपको मेस्मराइज़ कर देती है? क्यों वो एक अलग भावना आ जाती है आपके अंदर और आप बिना पढ़े नहीं रह पाते? आपका हुँ, काम आपको जब कोई बुलाता है या पढ़ते वक़्त कोई टोकता है तो वो हल्की-सी वो एक उत्पन्न कर देता है कि अभी मत बुलाओ ना, पढ़ तो लेने दो। वो फ़ीलिंग क्या है? उसके पीछे क्या साइकी हो सकती है? क्योंकि जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप समान स्तर पर महसूस कर पा रहे हैं उस नहीं बात मैं को। बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें क्या आती हैं कि वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ देखिए उसके पीछे कौन-सी बात होती है, मैं एग्ज़ैक्टली कोई वर्ड नहीं पा रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं किताबों से जिनको लगाव है, जी, वो शायद सबसे ज़्यादा लगाव किताब से ही होता होगा उनको। क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं किताबों की जो खुशबू होती है, मेरी बेटी कहती है कि जब वो खोलते हैं नई किताबों को उसमें से जो स्मेल आती है बहुत अच्छी लगती है। तो वो तो एक भावना है कि बस उसको कैसे एक्सप्लेन करें ये नहीं पता है मुझे। जी, लेकिन जी। कहीं न कहीं वो ऐसी चीज़ है कि आपको अ, आपका जो लगाव है किताबों से, उसी को एक्सप्लेन करती है केवल वो, कि आपको उसका स्मेल जो है वो खींच रहा है, आपको उसके शब्द खींच रहे हैं, किताब आपको खींच रही है। शब्द कम है मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं बिल्कुल समझ गया और जब भावनाएँ जैसे जब आप ये बात कह रहे हैं जब हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भावनाएँ प्रदर्शित करने के लिए शब्द कम पड़ जाएँ, इसका मतलब वहाँ पर आनंद जुड़ा हुआ है आत्मा का। आनंद की बात। अनुभव की बात है वो और अनुभव और आनंद एक ऐसी चीज़ें हैं कि कई बार जब आनंद के स्तर पर वो चला जाता है क्योंकि आनंद का अपोज़िट नहीं है ना, सुख का अपोज़िट दुःख है, खुशी का अपोज़िट उदासी है। लेकिन आनंद को कैसे बयान करेंगे हम? वो सही अनुभव बात की बात है। बहुत बहुत मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है भैया। भैया, इस चर्चा को मैं जितना मुझे लगता था, मैंने अपनी तरफ से अपने प्रश्न रखे हैं। यदि और कोई बात मैं मिस कर रहा हूँ, जो इस आज के दिन विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर और जब इसकी थीम भी यही रखी गई है कि अपनी तरह से पढ़ें। क्या कोई और विशेष है। बात हमें यहाँ पर कहनी है? आपको कोई विशेष संदेश आप देना चाहते हैं नहीं, इस दिन? आपने आपने सारी बातें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो किताब है बादल बादल प्यास, मैंने बताया उसमें 34 शीर्षक है, उसमें एक शीर्षक में कुछ दोहे हैं मेरे जो पुस्तक पे है। मैं चाहूँगा कि उसके 4-5 दोहे आपको सुना दूँ।
सबकी और आप खुशनसीबी हाँ, होगी और जी, ये मेरी सभी लोग भूल हो उसको जाती ये मेरी भूल ये हो जाती है कस के। नहीं, नहीं, ये मेरी पुस्तक है, जो दूसरी पुस्तक है बादल बादल प्यास। जी, इसमें 720 दोहे हैं, और इस दोहे में इस पुस्तक में आशुतोष राणा ने, जो फिल्म अभिनेता है, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, जी, और यशपाल शर्मा जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार भी, लोग जानते नहीं इस बात को। राजीव वर्मा जी, जो कि जी, फिल्म अभिनेता है बहुत बड़े, और साथ में साहित्य और कला को बहुत पसंद करने वाले। और साहित्य की बात करें, साहित्य के क्षेत्र से तो हरे राम समीर जी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है वो, और यश मालविया जी बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में देश भर में वो, और मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के जो डायरेक्टर है यहाँ पे और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, अ, विकास दवे जी वो, और मध्य भोपाल के इसके पहले जो सांसद थे यहाँ पे आलोक संजर जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे, मतलब आप कभी उनके साथ बैठिए तो आपको लगेगा कि शायद ये नेता कम है, ये साहित्यकार ज्यादा है। इतने लोगों ने इस किताब में अपनी भूमिका लिखी है, 7 लोगों ने भूमिका लिखी है। लोगों को थोड़ा लगता है कि 7 लोगों ने क्यों लिखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी पसंद करते हैं मैं उनके पास गया और सभी ने अपना प्यार दिया इस किताब के अंदर। क्या बात है! तो क्या वो, मैं अभी जो पुस्तक पे जो मैंने दोहे लिखे हैं वो दोहा मैं कुछ सुना देता हूँ। मैं ऐसे तो तरन्नुम से सुनाता हूँ दोहे, लेकिन मैं अभी ऐसे पढ़ के सुना रहा हूँ। भैया भैया भैया, हाँ मैं निवेदन करूँगा कि क्यों जी। ना कम से कम एक दोहा तो तरन्नुम से सुना दीजिए, उसके बाद भले ही आप यूँ ही पढ़ दीजिएगा। अच्छा, चलिए, जी, ठीक है। अंतस में जो खोलते है पुस्तक के ज्ञान, अंतस में जो खोलते है पुस्तक के ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा मानुष हुए महान, बादल मानुष हुए महान। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा लगा और कि सुना आपने तरन्नुम में जी, सुनाया। चलिए, आपने कहा तो आदेश का पालन करना ही था। मैं कुछ निवेदन। तहत में सुना देता हूँ, तहत मतलब कैसे पढ़ के सुना देता हूँ। जी, कि ज्ञानी पुस्तक लिख रहे, पुस्तक बाँचे ज्ञान। ज्ञानी पुस्तक लिख रहे, पुस्तक बाँचे ज्ञान, अब पुस्तक पढ़ मानव हुए ज्ञानी चपल सुजान। सुजान मतलब समझदार। क्या बात! ज्ञानी पुस्तक लिख रहे, पुस्तक बाँचे ज्ञान, पुस्तक पढ़ मानव हुए ज्ञानी चपल सुजान, और उलट पुलट पढ़ते रहे जीवन के अध्याय। देखिए, ये दोहा बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि उलट पलट पढ़ते रहे जीवन के अध्याय, निज अनुभव ही श्रेष्ठ है पुस्तक का पर्याय। वाह! और वाह! एक मेरा दर्द, मैं दिल्ली में भी पोस्टेड रहा हूँ, दिल्ली आना जाना लगा रहता है, जब हर तो हर जगह ही दिखने लगा, दिल्ली में ज्यादा ही दिखता है कि जी, सड़कों पे मैं देखता हूँ कि किताबें बिछा करके बेची जा रही हैं। हाँ, मुझे बहुत दुख होता है, कई बार पढ़ा भी है कि जूते शोरूम में बिक रहे हैं और किताबें सड़कों पे बिक रही हैं, कितनी गलत बात है। मैंने एक दोहा उसी दर्द में लिखा कि पुस्तक सड़कों पर बिकी जब किलो के भाव बिक रही है। पुस्तक सड़कों पर बिकी जब किलो के भाव, आंखें नम सी हो गई गहराया ही घाव। दिल में दर्द हुआ, गहरा गया हूँ, आंखें नम सी हो गई गहराया ही ये घाव। और एक दोहा के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को एक मैसेज दे रहा हूं कि प्रतिदिन पढ़िए आप कुछ, अधिक पढ़े या अल्प। प्रतिदिन पढ़िए आप कुछ, अधिक पढ़े या अल्प, पुस्तक का मिलता नहीं जग में कहीं विकल्प। पुस्तक का मिलता नहीं जग में कहीं विकल्प। तो आपने वो डिजिटलाइज वाली बात की थी, और मोबाइल स्क्रीन पे ही पढ़ लेते हैं, तो उसका भी उत्तर यही है कि पुस्तक का विकल्प कहीं पे नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो जाए। सही बात है, सही बात है। आपने जब ये बात कही, देखिए विचार से विचार मिलता है, उत्पन्न होते हैं, तो समय के सदुपयोग के लिए हम डिजिटल माध्यमों से इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। भई आप ड्राइव कर रहे हैं, उस वक़्त आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन
ऑडियो बुक उस वक़्त भी सुनाई दे सकती है, आपका समय सदुपयोग हो सकता है। आप यात्रा कर रहे हैं, कई बार हो सकता है कि आप पुस्तक नहीं कैरी कर पा रहे। आपके पास मोबाइल है, आपके पास साधन है, आप किसी प्रकार से आप अपनी पुस्तक ई-बुक के माध्यम से पढ़ते हुए आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो जो हमने शुरू में बात कही कि पुस्तक की जो गंध है, उन कागज़ों की जो सुगंध है, सफ़ेद कागज़ पर छपे वो काले अक्षर, कहावतें भी कई सारी बन गई उस पर। अब तो ख़ैर साक्षरता अच्छा स्तर है। लेकिन वो अक्षरों से जो अंदर आँखों के माध्यम से बुद्धि में जो ज्ञान समाता है, जो समझ समाती है, उसकी बात ही और है। उसकी कोई तुलना नहीं है, जो आपने कहा कि पुस्तक का नहीं कोई विकल्प, वो बिल्कुल सत्य है, पूर्णतः सत्य है। विश्व पुस्तक दिवस पर एक सार्थक बातचीत करने का अवसर मुझे आपसे मिला। आप सार्थक पुस्तकों के मतलब एक सक्षम लेखक हैं, मैं ये मानता हूँ और मैं केवल ये मैं नहीं मानता, अभी आपने बताया कि आपकी दूसरी पुस्तक में जिन महान श्रेष्ठ व्यक्तित्वों ने भूमिका लिखी है ना? वे भी आपकी क्षमताओं का लोहा मानते हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ कि आप कई बड़े कार्यक्रमों में न केवल सम्मिलित हो रहे हैं, बल्कि अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी कर रहे हैं। जब भी आपका वो संदेश देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और एक अंतिम संदेश आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा आज की चर्चा में, आपकी शुभकामनाएँ लेना चाहूँगा विश्व पुस्तक दिवस 2025 पर, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। हालाँकि आपने बहुत स्पष्टता से, बहुत निर्भीकता से सच्ची बातें कही हैं। फिर भी साहित्यकारों के लिए, पढ़ने वालों के लिए आपका क्या संदेश और क्या शुभकामनाएँ हैं? आपसे चाहूँगा। अ, जैसा कि मैंने अंतिम दोहा कहा कि प्रतिदिन पढ़िए आप कुछ, अधिक पढ़ें या अल्प, पुस्तक का मिलता नहीं जग में कहीं विकल्प। तो निश्चित रूप से मेरा जो संदेश है वो यही कि आप किताबें ज़रूर पढ़िए, आपको अंतर दिखना शुरू होगा। जिन लोगों ने अभी इस चीज़ को छोड़ के रखा हुआ है कि अब तो मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, अब मैं किताबें क्यों पढ़ूँ? आप शुरू करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ थी जो हमने अभी तक मिस किया और आपको ये पछतावा होगा कि मैं इतने सालों से क्यों छोड़ के रखा हुआ था। और ज्ञान जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, लेकिन जो आपके अंदर से एक आत्मिक शांति मिलेगी, वो अनुभव जो होगा वो आप खुद उस अंतर को महसूस करेंगे। तो इसलिए किताबें पढ़िए और किताबों से ज्ञान लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। देखिए मैं फिर से कहूँगा कि आज किताबें छपवाने का बिज़नेस चल निकला है। हर एक इंसान चाहता है कि बस मैं किताब छपवा लूँ। तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा सर्वे करके देखिए, आपके पास अच्छे पब्लिशर पे जाइए सबसे पहले, जो सबको नहीं छापते हैं। आज पब्लिशर भी, अगर मैं इस विषय पे भी थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि आज पब्लिशर भी जो है हज़ारों हो चुके हैं। जी। कोई भी है तो आप आओ, मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारी किताब छाप देता हूँ। वैसे पब्लिशर को जाइए ही नहीं। आपको मैं 4-5 पब्लिशर के नाम बता देता हूँ। सबसे बड़े प्रकाशक में राजकमल प्रकाशक है यहाँ पे, मंजुल पब्लिशिंग हाउस है जहाँ से मेरी दोनों किताबें आई हैं, वाणी प्रकाशन है, जी। प्रभात प्रकाशन है। ये लोग हर किसी को नहीं छापते हैं। जी। इनके यहाँ ज्यूरी होती है। ये आप जाएँगे, अपना किताब लेके कोई जाएगा कि मुझे किताब छपवानी है, तो ये बोलेंगे कि ठीक है, आप अपना मटेरियल हमें दे दीजिए, हमारी ज्यूरी होती है। उनके पास जाएगा, 5-6 महीने का समय लगेगा। वो जब ओके करेंगे कि हाँ, ये मंजुल पब्लिशिंग हाउस से छपने लायक किताब है, तो उसको छापेंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे, सम्मान के जी। साथ में। जी। तो अच्छे प्रकाशक के पास जब आप जाएँगे, अच्छे प्रकाशक को सर्च करिए कि उनकी कौन-कौन सी किताबें हैं, वहाँ से किताब उठाइए, फिर आपको अच्छा पढ़ने को मिलेगा। अदरवाइज़ ऐसे ही कोई भी किताब हाथ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि यार किताब मतलब क्या हो चुकी है आज। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए प्रकाशक पे जाके किताब को खोजिए, या कुछ अच्छे लोग, कोई आपके अच्छे फ्रेंड हो जो लगता हो आपको कि वो साहित्य में अच्छा अ, मतलब उनकी अच्छी पहचान, अच्छी समझ है, उनसे बात करिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या पढ़ना चाहिए आपको। तो आपने एक बार बहुत आप लोग को सभी को शुभकामनाएँ भी दूँगा मैं, विश्व पुस्तक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप इस साक्षात्कार को, इस बात को सुनिएगा। मुझे लगता है कि शायद आपका ये तो समय तो ज़्यादा लंबा हो गया अमित जी, हम लोगों ने सोचा था कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 45 मिनट में कुछ करेंगे हम। मुझे लगता है कि कुछ सार्थक बातें हुई हैं, आपको कुछ इससे संदेश ज़रूर मिलेगा और फिर कभी हम किसी और एपिसोड में कुछ दूसरे विषय को लेके, आज तो साहित्यिक सिर्फ हम पुस्तक पे ज़्यादा बात किए,
मुझे लगता है अमित जी उस विषय को लेके फिर से आएंगे मेरे साथ। मैं बिल्कुल आऊँगा, पूरा समय का पता नहीं चला है, बातें सभी सार्थक हुई हैं। अंत में आपने जो टॉपिक छोड़ा, मेरे मन में कहीं था कि मैं इस विषय पर बात ज़रूर करूँगा कि प्रकाशकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, रिजेक्शन को किस तरह लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके रिजेक्शन नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर सुधार कैसे होगा। अंत में बहुत कम शब्दों में आपने वो बात कही, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मैंने आप रिजेक्शन पे अमित जी इंटरप्ट करके मैं बताऊं, रिजेक्शन पे मैं आपको बताऊं कि मंजुल पब्लिशिंग हाउस देश के सबसे बड़े प्रकाशकों में से है, और मैं इनके पास एक बार 2016 में भी गया था। जी। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैं इस बात को बहुत अच्छे से सबसे बताता हूँ। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं अभी वो बात नहीं है। फिर मुझे बहुत तकलीफ भी हुई, कह रहे मैं तो अच्छा लिख रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन जी। वो सच्चाई है कि मैं उसको ढंग से सीख नहीं पाया था गजल को। जी, 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 कहते जी। हैं कि थोड़ा बहुत सीख लिया तो मुझे लग रहा था कि मुझे आ गया, लेकिन बाद में जब मैं ज़हीर कुरैशी साहब के सानिध्य में आया, जी। उसके बाद जो मैंने सीखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने गलतियां क्या की थी। फिर मैंने उन गलतियों पे काम किया, उसके बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने उसको लिया, और मतलब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो मेरी किताब इतनी उनके माध्यम से प्रमोट हो रही है कि न कि सिर्फ भारत में बल्कि तमाम लाइब्रेरीज में रखी है भारत में मेरी किताब उनके माध्यम से, और जी। विदेशों में, अमेरिका में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, हर जगह पे हिंदी भाषी और हर जगह मेरी किताब पहुंची है। अच्छा प्रकाशक है इसलिए। जी। तो अच्छे प्रकाशक का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अच्छी किताब छापता है और अच्छी जगह पहुंचाता है आपकी किताब को। जी, और मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी ठीक है, भले ही समय कम रहा है और अब ये कुछ हम उसको वाइंड अप करने की ओर जा रहे हैं, फिर भी वो सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हम चाहते थे। जी, जी। अच्छा हुआ रिजेक्शन पर भी आपने बहुत सुंदर अपना अनुभव रखा। इस पर जैसा कि आपने कहा, अलग विषय और अलग चर्चा के साथ में, विस्तार से चर्चा के साथ में, बहुत जल्द मनीष भैया आपको समय देना होगा और हम बाकायदा इस पर चर्चा करेंगे। बल्कि मेरा जिस दिन से आप हमारी वो ट्रेन वाली जो मुलाकात हुई थी, तब से मेरे मन में है कि आपके साथ में कुछ ऐसे सेशन करूँ, जो अच्छा लिखना चाहते हैं, जो अच्छा इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पुस्तकें छपवाने का एक ट्रेंड चला, उसी तरह से बहुत सारे कोचेज़ भी आए, जिन्होंने इस के लिए कोर्सेज़ चलाए, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक या जिसमें कुछ वाक़ई में कुछ सार मिल जाए, एसेंस मिल जाए, ऐसी बातें रही होंगी। ठीक है, हर कोई अपने स्तर पर हर एक को अपनी प्रयास करने का अधिकार भी है, वो करना भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं से सार्थक मिलता है, सक्षम मिलता है, तो ज़रूर लेना चाहिए और आप वो सक्षम व्यक्तित्व हैं। मैं कहूँगा कि एक लगन के साथ में आपने अपना जीवन इस क्षेत्र में समर्पित कर रहे हैं, बाकायदा सीखते हुए आप करते भी जा रहे हैं और समर्पित करते भी जाते हैं वो अपने विचार समाज सेवा में। बार-बार कहता हूँ ये बात कि आपकी हर पोस्ट में, आपके हर दोहे में, आपकी हर गज़ल में, आपके छोटे से कुछ लेख में भी वो एक संदेश देने का आप प्रयास करते हैं कि कुछ एक बदलाव सकारात्मक हो जाए, आ जाए। वो चिंगारी जो जिसको कहते हैं ना मोटिवेशन आजकल कहा जाता है, लेकिन जी, प्रोत्साहन, वो सकारात्मकता, उसका एसेंस, उसकी खुशबू उसमें महकती है। तो उन सारे विषयों पर मैं बाकायदा आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा। बहुत जल्दी हम दोबारा लौटेंगे। आज का समय जो आपने दिया, बातों-बातों में आपने अपने जो दोहे सुनाए, क्योंकि दोहे भी तो गागर में सागर वाली बात थी ना, वो एक अपनी बात को जो आप जिस तरह से आप वाइंड अप कर रहे थे, उसको सार में ला रहे थे, वो भी ज़रूरी था और अंत में पुस्तकों के ऊपर, पुस्तक के महत्व के ऊपर आपने जो दोहे सुनाए, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे। मैं बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा सेशन था। मुझे भी बहुत मज़ा आया, पता नहीं शायद डेढ़ 2 घंटे का समय निकल गया मुझे लगता है, लेकिन मुझे आराम लगता से। है कि सार्थक चर्चा हुई है और सभी को ये चर्चा पसंद आई। जी, हम ज़रूर मुलाकात करेंगे एक बार। जी, बिल्कुल। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। थैंक बहुत यू।